इस दुनिया के सभी लोग विशालकाय जानवरों के शरीर पर परजीवी बनकर रह गए हैं, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक एलियन युद्धपोत धरती पर आ गिरा था। उसमें से निकले अजीबोगरीब और खौफनाक जीवों ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। उनके हमलों से बचने के लिए इंसानों ने इधर उधर भटकने वाले विशालकाय जानवरों की पीठ पर शहर बसा लिए। यहाँ तक कि सबसे ताकतवर सुपर ह्यूमंस को भी जिंदा रहने के लिए इन्हीं जानवरों का सहारा लेना पड़ता है। और तुम, भले ही तुम्हारे अंदर कोई जादुई ताकत नहीं जागी, लेकिन तुम्हें अनजाने में मशीनों को अपग्रेड करने की गजब की ताकत मिल गई है। अगर तुम्हें एक टॉर्च भी दे दी जाए तो तुम उसे एक खतरनाक तोप में बदल सकते हो जो सितारों को भी तबाह कर दे। एक छोटी सी नाव को भी तुम एक अंतरिक्ष युद्धपोत बना सकते हो। इस वक्त तुम अभी इस दुनिया में आए हो और तुम्हारे साथी तुम्हें भेड़ियों के झुंड का ध्यान भटकाने के लिए बाहर जाने को कह रहे हैं। तुमने कुछ पल सोचा और कहा, मैं बाहर जाकर भेड़ियों का ध्यान भटका सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बचने का एक मौका देना होगा। शियाओ लोंग ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बंदूक, मुझे एक बंदूक चाहिए। तुम्हें बस सिर झुकाकर भागना है, शियाओ लोंग ने भारी और ठंडी आवाज में कहा। उसने अपनी बात पूरी की, पर तुम कुछ नहीं बोले। बस तुम्हारी आंखों में एक पक्का इरादा था और तुमने बंदूक मांगने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। शियाओ लोंग कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर उसने चुपके से अपने पीछे खड़े एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने सिर हिलाया और अपनी कमर से एक पुरानी टूटी फूटी पिस्तौल निकाली और तुम्हारी तरफ फेंक दी। तुमने उसे लपक लिया। तुमने मैगजीन खोली, अंदर सिर्फ एक पीली सी गोली दबी हुई थी। तभी तुम्हारी आंखों के सामने एक स्क्रीन चमकी जिस पर लिखा था एक P226 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, रेंज 50 मीटर, गोली सिर्फ एक। बैरल अंदर से बुरी तरह घिस चुका है। गोली चलाने पर 100% पिस्तौल फट जाएगी। इस्तेमाल के लायक नहीं। तुमने दांत पीसते हुए सोचा, कमीने, इन गद्दारों ने मुझे ऐसी बंदूक दी है जो मेरे ही हाथ में फट जाएगी। तुमने अपने गुस्से को पी लिया। तुम न तो चिल्लाए और न ही उन्हें ताना मारा। तुम बस ये देखना चाहते थे कि अपग्रेड होने के बाद यह पिस्तौल क्या कर सकती है। तुमने तुरंत उस पिस्तौल का स्लाइड, बैरल, स्प्रिंग, ग्रिप और ट्रिगर सब कुछ खोलकर अलग कर दिया। तुमने जल्दी से पुर्जों के अंदर फंसी रेत और मिट्टी को साफ किया और उसे फिर से जोड़ दिया। जैसे ही पिस्तौल पूरी तरह से जुड़ी, तुम्हारी आंखों के सामने के वो शब्द एक बार फिर से बदल गए। पिस्तौल V2 0/10, एक P226 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, रेंज 50 मीटर, गोली सिर्फ एक गोली। टैक्टिकल रेल गायब है। आगे का निशाना लगाने वाला हिस्सा भी गायब है। बैरल बुरी तरह घिसा हुआ है, लेकिन अब इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मारने की ताकत थोड़ी बढ़ गई है। लेवल बदलने के साथ साथ इस P226 के बारे में दी गई जानकारी भी थोड़ी बदल गई थी। वक्त खत्म हो गया है, जल्दी बाहर निकलो। शियाओ लोंग का सब्र अब जवाब दे रहा था। वह तुम पर चिल्ला रहा था, पर तुम्हारा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। तभी अचानक तुम्हें याद आया कि सबको इस गुफा में लाने से पहले शियाओ लोंग ने गुफा के ऊपर एक गार्ड को निगरानी के लिए भेजा था। कायदे से देखा जाए तो गुफा के बाहर अगर कोई खूंखार जानवर आता है या कोई खतरा होता है तो उस गार्ड को सबसे पहले पता चल जाना चाहिए था और उसे हमें इशारा करना चाहिए था। और वो गार्ड कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक स्नाइपर है। उसके पास पक्का बैरेट M95 होगी। तुम्हारे चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कान आ गई। तुमने उस स्नाइपर की जगह का अंदाजा लगाया। बहुत बढ़िया, तो तुम सब मुझे मारना चाहते हो ना, और खुद जिंदा बचना चाहते हो। तुमने मन ही मन एक खौफनाक हंसी। तुम्हारे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आ चुका था और फिर सबकी नजरों के सामने तुम धीरे धीरे गुफा के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। तुम एक गहरी सांस लेते हो और पीछे मुड़कर शियाओ लोंग और उसके साथियों की तरफ देखते हो। शियाओ लोंग ने कुछ बेताबी से अपनी आवाज नीची की, जिससे उसकी आवाज थोड़ी भारी और खुरदरी हो गई और बोला, चलो निकलो, अब किस बात का इंतजार है? तुम्हारे होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। सोचा, तुम लोगों को आखिरी अलविदा कह दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपना काम खत्म करो। ठीक है फिर। बैंग, शियाओ लोंग के माथे पर अचानक खून से सना एक छेद बन जाता है। गोली सीधे उसकी खोपड़ी के आर पार हो गई और उसके सिर के पीछे के हिस्से को चीरते हुए निकल गई। साले, मुझे टूटी हुई पिस्तौल देकर मुझे ही मरने के लिए भेज रहा था। कैट सिस्टर स्टोरी। इस आखिरी गोली से पहले तुझे ही मौत के घाट उतारूंगा। कहते हैं ना, दुश्मनी का बदला कल पर नहीं टालना चाहिए। मैंने तो मौके पर ही हिसाब चुकता कर दिया और उसी वक्त तुम्हें एक जबरदस्त सरप्राइज मिलता है। गोली चलाने पर तुम्हारा एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ जाता है। हैंडगन V2 1/10। इस बीच गुफा के अंदर मौजूद बाकी लोगों ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इस हद तक बिगड़ जाएगी।
तेरी तो वो पिस्तौल तो खराब थी ना, उसमें से गोली कैसे चल गई? जब तक गुफा के अंदर वाले लोग गुस्से में अपनी बंदूकें उठाते और गुफा के मुहाने पर खड़े तुम पर गोलियां बरसाते, तुम वहां से रफूचक्कर हो चुके थे। वो बस अपनी बेबसी पर खून का घूंट पीकर रह गए। वो बुरी तरह तिलमिला उठे और लगातार गालियां बकने लगे। और तुम, कैट सिस्टर स्टोरी, अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भाग रहे थे। 300 से भी ज्यादा खूंखार सड़े हुए भेड़ियों के झुंड को पार करना, वो भी बिना किसी सुपर पावर के। सीधे सीधे अपनी मौत को दावत देना था। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो थी पहाड़ की चोटी पर रखी स्नाइपर राइफल। ठीक इसी पल भेड़ियों के सरदार ने जैसे ही तुम्हें बाहर निकलते देखा, उसने एक साथ सारे भेड़ियों को तुम पर हमला करने नहीं भेजा। उसने बस कुछ ही भेड़ियों को तुम्हारे पीछे दौड़ाया और बाकी झुंड को अपनी जगह पर टिकाए रखा। तुमने अपनी तिरछी निगाहों से पीछे देखा। कुछ भेड़िए बिजली की तेजी से तुम्हारी तरफ झपट रहे थे। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जमीन के पत्थर हवा में उछल रहे थे, बिल्कुल किसी सुपर फास्ट स्पोर्ट्स कार की तरह है। कैट सिस्टर स्टोरी, शिट, तुमने इस दुनिया के खूंखार जानवरों को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था। भेड़ियों की रफ्तार देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। तुमने एक गहरी भारी आवाज निकाली और अपनी बची खुची सारी ताकत झोंक दी। तुम्हारे दिल की धड़कन अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि कैट सिस्टर स्टोरी, इतनी भयंकर भाग दौड़ की वजह से तुम्हारी नाक से अचानक खून की धार फूट पड़ी, लेकिन तुमने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। कैट सिस्टर स्टोरी, जिंदगी और मौत के इस खेल में तुम बस यही मना रहे थे कि काश तुम्हारे 8 पैर होते और तुम यहाँ से उड़ जाते। कुछ ही सांसों के भीतर तुम्हारे और भेड़ियों के बीच का फासला कम होता जा रहा था। सबसे तेज दौड़ने वाला भेड़िया पलक झपकते ही तुम्हारे पीछे 20 मीटर से भी कम दूरी पर आ पहुंचा था। तुम उस खूंखार भेड़िए की जानलेवा दहशत को अपने रोंगटों पर महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हें पीछे की तरफ खींच रहा हो। और फिर आखिरकार तुम्हारी नजर के सामने 3 मीटर से भी छोटी एक पहाड़ी चट्टान दिखाई दी, जो किसी दीवार की तरह सामने खड़ी थी। तुमने अपने घुटने मोड़े और पूरी ताकत से छलांग लगा दी। कैट सिस्टर स्टोरी, तुम्हारे हाथ ऊपर की तरफ गए और तुम्हारी उंगलियों ने चट्टान के किनारे को कसकर जकड़ लिया। अपनी रफ्तार के झटके का फायदा उठाते हुए तुमने खुद को ऊपर की तरफ खींच लिया। तुमने झटके से अपनी गर्दन बाईं ओर घुमाई। वहाँ एक लाश पड़ी थी जिसे पहले ही बुरी तरह नोच कर खाया जा चुका था, और वहीं पास में पड़ी थी एक बैरेट M95। तुमने एक पल की भी देरी नहीं की। कैट सिस्टर स्टोरी, तुम तेजी से लुढ़कते हुए आगे बढ़े और जमीन पर पड़ी उस स्नाइपर राइफल को उठा लिया। तुमने बंदूक का बोल्ट खींचा। कैट सिस्टर स्टोरी, आंखों के कोने में अचानक एक मैसेज चमका। माओ चिए की कहानी, मॉडिफाई की गई बैरेट M95, जिसकी रेंज 900 मीटर है। इसमें 5 गोलियां हैं, लेकिन इसका अलग होने वाला बाइपॉड गायब है। पीछे का एडजस्ट होने वाला मोनोपॉड और स्कोप भी नहीं है। इसकी मारक क्षमता बहुत खतरनाक है, लेकिन अभी इस मैसेज पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। स्टैंड न होने की वजह से इसका झटका बहुत तेज होगा, लेकिन इस गन में एक शानदार मजल ब्रेक लगा है, जो झटके को 70% तक कम कर देता है। स्टैंड न हो तो भी तुम्हें लड़ना ही होगा। तुमने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सबसे नजदीक वाला संक्रमित भेड़िया न सिर्फ पहाड़ी पर कूद चुका था, बल्कि अपना खूनी जबड़ा खोले तुम्हारी तरफ झपट रहा था। तुम दोनों के बीच का फासला 1 मीटर से भी कम था, यहाँ तक कि तुम्हें उस भेड़िए के मुंह से आती सलान साफ सूंघने में आ रही थी। तुमने एक गहरी सांस ली, अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत किया और बिना निशाना साधे ही इतने करीब से सीधा ब्लाइंड फायर कर दिया। गन के झटके से तुम्हारा कंधा सुन्न पड़ गया और दर्द से भर गया, जैसे हड्डियां ही टूट गई हों। उस जबरदस्त झटके ने तुम्हें इतनी जोर से धक्का दिया कि तुम 10 सेंटीमीटर पीछे खिसक गए। स्नाइपर गन V1 1/5। तुम्हारे लिए जियाओलोंग की बातों और गुफा के दरवाजे से हालात देखने के बाद यह साफ था कि पिस्तौल से इन संक्रमित भेड़ियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ऑटोमेटिक राइफल या उससे भारी हथियारों से इन्हें पक्का मारा जा सकता था। वरना ये भेड़िए अचानक इतने समझदार कैसे हो जाते? वे जाल बिछाना जानते थे और उन्हें ऑटोमेटिक राइफलों की मारक रेंज से बचना भी आता था। तुम पर हमला करने वाले उस भेड़िए को निपटाने के बाद तुम पलटकर पहाड़ी की चोटी पर लेट गए। गन के पुराने क्रॉसहेयर ने धीरे धीरे नीचे खड़े अल्फा भेड़िए के सिर पर निशाना साध लिया। फिलहाल अगर तुम्हें इन भेड़ियों के घेरे से जिंदा बाहर निकलना है, तो तुम्हें सबसे पहले इनके लीडर को मारना होगा। कहते हैं ना, दुश्मन को हराना हो तो उसके सरदार को गिराओ। माओ चिए की कहानी। सारे भेड़ियों को मारने के लिए गोलियों का स्टॉक बिल्कुल भी काफी नहीं था। सिर्फ अल्फा भेड़िए को मारने से ही बाकी के भेड़ियों में अफरा तफरी मचेगी और शायद वे डर कर भाग भी जाएं। तुम्हारी आधी गन बाहर की तरफ निकली हुई थी।
तुम्हारी गन की नली अल्फा भेड़िए की हरकतों के साथ साथ हल्की हल्की हिल रही थी। स्नाइपर गन V1 4/5। एक भयानक और कान फोड़ देने वाली गोली की आवाज से पूरी घाटी गूंज उठी। उस गरम गोली ने हवा चीरते हुए एक सफेद लकीर खींच दी। पलक झपकते ही अल्फा भेड़िए का चौड़ा सीना पूरी तरह से फट गया। उसने अपना सिर नीचे किया और बस अपने उस खौफनाक घाव को देख ही पाया था कि वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। अल्फा भेड़िया मारा गया था। भेड़ियों के झुंड में तुरंत हाहाकार मच गया। ज्यादातर भेड़िए गुस्से से पागल हो उठे। वे पूरी घाटी में पागलों की तरह दौड़ने लगे, उस हत्यारे को ढूंढने लगे जिसने पूरे झुंड को चुनौती देने की हिम्मत की थी। लेकिन घाटी में चलने वाली हवा में बारूद की उस हल्की सी गंध के अलावा कोई और अजीब गंध नहीं थी। सबसे तेज सूंघने वाले कुछ भेड़िए चोटी पर चढ़ भी गए, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं था। उधर दर्जनों खूंखार भेड़िए गुस्से में फुफकारते हुए गुफा में छिपे इंसानों पर टूट पड़े। माओ चिए की कहानी, लेकिन उनका ऐसा करना खुदकुशी के बराबर था। 40 से ज्यादा ताकतवर भेड़िए ज्यादा से ज्यादा गुफा के 10 मीटर करीब तक ही पहुंच पाए और गोलियों की उस भयंकर बारिश में एक एक करके मारे गए। उनका ये हमला सिर्फ एक ही काम आया, उसने टीम की 1/3 गोलियां खत्म कर दी। आधा घंटा और बीत गया। भेड़ियों का झुंड अब और भी ज्यादा बेचैन और उग्र होने लगा था। एक हट्टा कट्टा नर भेड़िया बार बार जोर से दहाड़ने और गुर्राने लगा। वह मरे हुए अल्फा भेड़िए की जगह लेने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर गुफा के अंदर मौजूद इंसान बुरी तरह घबरा गए। हालांकि यह भेड़िया बाकी आम भेड़ियों से ये भेड़िया बस बहुत ज्यादा खूंखार है, लेकिन पहले वाले अल्फा भेड़िए जैसी समझदारी इसमें बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब जब भेड़ियों ने अपना नया सरदार चुन लिया है तो भगवान जाने आगे क्या होगा। तभी एक और दिल दहला देने वाली गोली चलने की आवाज आई और वो नया सरदार भी वहीं ढेर हो गया। इस बार गुफा में छिपे लोगों ने आखिरकार सामने वाली पहाड़ी से धुआं उठता हुआ देख ही लिया। किसी ने दूरबीन निकालकर सामने देखा, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ चट्टानों के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वहाँ किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। क्या वो शेन बेई है? थू है उस पर। हमने उसे भेड़ियों का ध्यान भटकाने के लिए बाहर भेजा था और नतीजा क्या निकला पता नहीं। डरपोक कहाँ दुम दबाकर भाग गया। नहीं, वो नहीं हो सकता। अभी जहाँ से गोली चली वो यहाँ से लगभग 1200 मीटर दूर है। उसने कभी कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं, वो इतना सटीक निशाना कैसे लगा सकता है? मुझे लगता है किसी और ने हमारी जान बचाई है। हो सकता है शेन बेई भी उसी के साथ छिपा हो। जो भी हो, कम से कम हमारी जान तो बच गई। भेड़ियों ने फिर से अपना सरदार खो दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो अब दोबारा हमला करेंगे। बस जियाओ लोंग के लिए बुरा लग रहा है। बेचारी की बहुत दर्दनाक मौत हुई। यहाँ से जिंदा बाहर निकलने के बाद मैं उस शेन बेई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुफा में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली और फिर से तुम्हें कोसने लगे, लेकिन वो ये पूरी तरह भूल गए कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। घाटी में फिर से सन्नाटा छा गया था और दोपहर की चिलचिलाती धूप और भी तेज हो गई थी। सरदार के बिना वो खूंखार भेड़ियों का झुंड अब एक अनुशासित सेना नहीं रहा था। वो बस अपनी वृत्ति पर चलने वाले जंगली जानवर बन गए थे। शाम होने में बस 1 घंटा ही बचा था जब उन भेड़ियों का सब्र पूरी तरह टूट गया और वो 2-3 के झुंड में घाटी से जाने लगे। और देखते ही देखते घाटी के सारे भेड़िए वहाँ से पूरी तरह गायब हो गए। गुफा में छिपे लोग झांकते हुए बाहर निकले। वहीं दूसरी ओर सामने वाली पहाड़ी की चट्टानों के बीच तुमने एक पीले और भूरे रंग का लबादा पहना हुआ था, जिससे तुम आस पास की चट्टानों में पूरी तरह घुल मिल गए थे। तुम गुफा से बाहर निकलते उन लोगों को देख रहे थे जो जिंदा बच जाने की खुशी में जश्न मना रहे थे। तुम्हारे चेहरे पर एक खौफनाक और तंजिया मुस्कान थी और तुम्हारी बंदूक का निशाना उनके सिर पर था। तुम लोग बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। तुम्हें अपने किए की कीमत अपने खून से चुकानी होगी। तुम्हारी आंखों में जरा भी रहम नहीं था। यही तो मेरे शिकार का सबसे पसंदीदा वक्त है। उसी पल भेड़ियों को पूरी तरह से जाते देख गुफा के लोग बेहद खुशी और उत्साह के साथ दौड़ते हुए बाहर आ गए। चाहे वो मारी गई जियाओ लोंग हो या फिर तुम्हारा गायब हो जाना, उन्हें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन सभी की लालची नजरें मरे हुए दर्जनों भेड़ियों की लाशों पर टिकी थीं। हाँ, मेरे भाइयों, इस बार बाहर आना बेकार नहीं गया। देखो, हर तरफ कीमती क्रिस्टल बिखरे पड़े हैं। आज तो मजा आ गया। तुम्हें पता है न कि ये चीजें पैसों की तरह काम करती हैं। जल्दी से इन भेड़ियों का सिर फाड़ो और क्रिस्टल निकालो। मेरे लिए 5 बचाकर रखना। मैं एक नई जमाने की राइफल खरीदने की सोच रहा हूँ। मेरे हाथ में जो ये खटारा है, इसे बदलने का वक्त आ गया है। हाँ, और मैं अपने लिए 2 जोड़ी पहिए खरीदने वाला हूँ। फिर मुझे पनाहगाह में किराए के कमरे में नहीं रहना पड़ेगा और उस मकान मालिक के ताने और अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। सबके चेहरों पर लालच साफ दिख रहा था। उन्होंने तुरंत अपने खंजर निकाल लिए और वो भेड़ियों के दिमाग से क्रिस्टल निकालने लगे।
ये चीज न सिर्फ एक करेंसी थी, बल्कि ये सुपर पावर वाले लोगों की ताकत बढ़ाने के काम भी आती थी। इसीलिए ये अब लेन देन का जरिया बन चुकी थी। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने घाटी की चट्टानों के बीच तुम्हारी स्नाइपर का निशाना सीधा उनके सिर पर था और तुम्हारे हैंडसम चेहरे पर एक खौफनाक और पागलपन भरी मुस्कान थी। तुम्हारी उंगली ने धीरे से ट्रिगर दबाया और एक जोरदार धमाके की आवाज ने पल भर में पूरी घाटी का सन्नाटा चीर दिया। बंदूक की नली से आग की एक भयंकर लपट निकली और घाटी में जो आदमी झुककर क्रिस्टल कोर निकाल रहा था, गोली सीधे उसके पिछले हिस्से पर लगी और चीथड़े उड़ गए। उसका निचला धड़ पूरी तरह तबाह हो गया और वो जानलेवा गोली उसके शरीर के अंदर तबाही मचाने लगी। उसके मांस के लोथड़े उड़ गए और वहाँ बस एक खौफनाक गड्ढा रह गया। ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी लोग पल भर में दहशत से कांप उठे। हमला, कोई हम पर स्नाइपर से गोलियां चला रहा है। साला, कौन है वहाँ? कहीं ये शेन बेई तो नहीं? तुमने फुर्ती से मैगजीन बदली, गन को रीलोड किया और मौत का पैगाम लाती एक के बाद एक गोलियां दागनी शुरू कर दी। माना कि घाटी में मौजूद लोग जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन पिछले जन्म में तुम एक टॉप क्लास कमांडो रह चुके थे। भागते हुए निशानों की तो बात ही छोड़ो, तुमने तो टेढ़े मेढ़े दौड़ते हुए अनगिनत दुश्मनों को भी मौत के घाट उतारा था। तुम्हारा निशाना अचूक था। धायन धायन धायन। लगातार 5 गोलियां चलने के बाद घाटी में 3 और लाशें गिर चुकी थीं। तुम पीछे हटे, अपनी जगह से उठे और चक्कर काटकर दूसरी तरफ से जाने लगे। मैगजीन बदलने के बाद तुमने देखा कि अभी भी 3 दुश्मन एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपे हुए हैं। तुमने एक फुर्तीले चीते की तरह अपनी आंखें सिकोड़ी और झुककर दबे पांव भागने लगे। दूसरी तरफ जाने के इसी रास्ते में तुमने अपनी स्नाइपर गन को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। स्नाइपर गन B1 10/5, मॉडिफाइड बैरेट एम 95, रेंज 900 मीटर, गोलियां 5। आगे का डिटैचेबल बाइपॉड गायब है, पीछे का एडजस्टेबल मोनोपॉड भी गायब है। स्कोप भी नहीं है, लेकिन इसका डैमेज बहुत खतरनाक है। अपग्रेड, स्नाइपर गन V2 5/10, मॉडिफाइड बैरेट एम 95, रेंज 1000 मीटर, गोलियां 5। आगे का डिटैचेबल बाइपॉड गायब है, पीछे का एडजस्टेबल मोनोपॉड भी गायब है। स्कोप भी नहीं है, लेकिन इसका डैमेज बहुत खतरनाक है। 100 मीटर की रेंज बढ़ गई। तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आया। अथारा दिमाग में एक ख्याल चाहिए। अगर मैं इसे ऐसे ही अपग्रेड करता रहा तो रेंज बढ़ने के अलावा क्या इसमें कोई और जादुई बदलाव भी आएगा? आखिर ये एक ऐसी दुनिया है जो ऊर्जा पर चलती है, जहाँ सुपर पावर वाले लोग भी मौजूद हैं। तो फिर फिजिक्स के नियमों का टूटना भी कोई बड़ी बात नहीं है। पलक झपकते ही तुमने आधा चक्कर लगा लिया और उसी पहाड़ी की चोटी पर वापस आ गए जहाँ से तुमने वुल्फ किंग को मारा था। तुमने अपनी स्नाइपर गन सेट की और नीचे नजर दौड़ाई। तुम्हारे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। वो तीनों दुश्मन अभी भी उसी जगह दुबक कर बैठे थे। वो एक एक करके सामने की चट्टानों के पीछे से अपना सिर बाहर निकाल रहे थे और तुम्हारी लोकेशन ढूंढकर जवाबी हमला करने की फिराक में थे। धायन, तुमने बिना एक सेकंड सोचे दुश्मन के सिर को क्रॉस हेयर में लॉक किया और सीधा ट्रिगर दबा दिया। एक भारी और गूंजती हुई आवाज पूरी घाटी में फैल गई। स्नाइपर गन V2 6/10। पहली गोली की आवाज अभी घाटी में गूंज ही रही थी कि तुरंत दूसरी गोली भी चल गई। स्नाइपर गन V2 7/10। उन तीनों के कानों तक गोली की आवाज पहुंचने से पहले ही बाईं तरफ खड़ा एक दुश्मन जमीन पर ढेर हो गया। इस खौफनाक गोली ने सीधा चट्टान को चीरते हुए धूल और कंकड़ के साथ उसके आधे सीने के चीथड़े उड़ा दिए। मांस में लिपटा हुआ उसका एक हाथ छिटक कर दूर जमीन पर जा गिरा और दूसरी गोली की आवाज गूंजी, जिसने बीच में खड़े दुश्मन के सिर के चिथड़े उड़ा दिए। सबसे बाईं तरफ खड़े आदमी की नसें डर के मारे फड़कने लगी। हर एक गोली की आवाज सीधा उसके दिल पर हथौड़े की तरह वार कर रही थी। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, तब जाकर उसे एहसास हुआ गुफा की छत पर कोई पेट के बल लेटा हुआ था। बंदूक की काली नली धीरे धीरे घूमते हुए सीधा उसी पर निशाना साध रही थी। उसकी आंखों में खौफ और सदमा साफ छलक रहा था। उसने सब पर गोलियां बरसाने वाले का चेहरा साफ साफ देख लिया था। वो बुरी तरह हैरान और परेशान था। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि टीम का सबसे कमजोर इंसान यानी तुम न सिर्फ जिंदा हो, बल्कि बंदूक उठाकर अपने इंतकाम का शिकार भी शुरू कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? एक ऐसा पछतावा, खौफ और नफरत जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, करोड़ों चींटियों की तरह उसके दिल को नोच रही थी। अगर उसे एक और मौका मिलता तो वो शियाओ लुंग को इस शैतान को आजाद करने से जरूर रोकता। बैंग! अचानक उसके कानों में एक अजीब सी चीख गूंजी। ये गोली के हवा चीरते हुए आने की तेज थरथराहट थी, जो आवाज की रफ्तार से भी तेज थी। एक भयानक पछतावा और सिहरन उसके दिल में तेजी से दौड़ गई। उसने फटी हुई आवाज में एक हल्की सी चीख निकाली। फुच!
गोली सीधा उसके माथे के बीचों बीच लगी, बिल्कुल जमीन पर गिरे किसी तरबूज की तरह, और उसका सिर खून के फव्वारे में तब्दील होकर हवा में उड़ गया। इस वक्त भी तुम्हारी उंगली ट्रिगर पर ही टिकी थी। अपने अंदर के सारे गुस्से को बाहर निकालते हुए तुमने मैगजीन की सारी गोलियां खाली कर दी। स्नाइपर राइफल V2 10/10। तुमने राहत की एक लंबी सांस ली और हल्की सी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर आ गई। अपग्रेड स्नाइपर राइफल V3 0/30। मॉडिफाई की गई बैरेट M95। रेंज 1100 मीटर। गोलियां 5। आगे का डिटैचेबल बाइपॉड गायब है, पीछे का एडजस्टेबल मोनोपॉड गायब है, स्कोप गायब है, लेकिन तबाही मचाने की ताकत बहुत ज्यादा है। चलते हुए शूटिंग, निशाना 20% ज्यादा सटीक। ये जानकारी पढ़ते ही तुम्हारी आंखें हैरानी से थोड़ी सिकुड़ गईं। इस बार के अपग्रेड ने एक बिल्कुल नई खूबी जोड़ दी थी, और वो ये थी कि भागते दौड़ते हुए भी निशाने की सटीकता काफी हद तक बढ़ गई थी। जरा सोचो, जब कोई इंसान दौड़ रहा हो तब किसी लक्ष्य पर निशाना लगाना बिना देखे गोली चलाने से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है। दौड़ते वक्त शरीर इतनी बुरी तरह हिलता है कि स्नाइपर राइफल तो छोड़ ही दो, एक छोटी पिस्तौल से भी सही निशाना नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में सिर्फ ऑटोमेटिक राइफल ही काम आती है। बस अंधाधुंध गोलियां चला दो, भले ही तुम एक स्पेशल फोर्स के जवान ही क्यों न हो, तब भी दौड़ते हुए हर निशाना सही जगह नहीं लगा सकते। सच कहूँ तो 10 में से 3 निशाने लगना भी महज किस्मत की बात होती है। लगता है मेरा ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। तुमने अपनी स्नाइपर राइफल समेटी और उसे अपनी पीठ पर टांग लिया। हुडी पहनकर तुमने अपना चेहरा अंधेरे में छुपा लिया और घाटी की तरफ कदम बढ़ा दिए। बहुत जल्द तुम्हारी नजरों के सामने सड़े हुए भेड़ियों और इंसानों के कटे फटे अंगों का ढेर बिछा हुआ था। 2 अलग अलग प्रजातियों के खून की वो सड़ी हुई बदबू हवा में घुल गई थी, जो नाक में दम कर रही थी। थोड़ी देर उस बदबू की आदत पड़ने के बाद तुमने उस जगह को खंगालना शुरू किया। इस शरीर के पुराने मालिक की यादों के हिसाब से इस बंजर जमीन के खूंखार जानवरों के अंदर से क्रिस्टल कोर मिलते थे, जो इस दुनिया की सबसे कीमती मुद्रा थी और हर ताकतवर योद्धा के पास इसका होना जरूरी था। यही सोचते हुए तुमने जमीन से अपना खंजर उठा लिया और क्रिस्टल कोर इकट्ठा करने लगे। कुछ क्रिस्टल कोर दुश्मनों ने पहले ही निकाल लिए थे, तो उन्हें बस उठाना ही था। तुमने उनमें से एक को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा और उसे ऊपर उठाकर ध्यान से देखने लगे। तब तक रात हो चुकी थी। आसमान में एक अकेला चांद चमक रहा था और उसकी चांदनी हर तरफ बिखरी थी, जिससे देखने में काफी आसानी हो रही थी। वो क्रिस्टल कोर लगभग एक नाखून के बराबर था। उसका आकार डायमंड जैसा था और उसमें से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसके अंदर दूध जैसी सफेद लकीरें बहुत ही धीरे धीरे तैर रही थीं। पर अफसोस, इस शरीर के पुराने मालिक की यादों के हिसाब से इस शरीर में कोई भी सुपर पावर जगाने की काबिलियत नहीं थी। इन कोर का इस्तेमाल सिर्फ पैसों की तरह हो सकता था। तुमने एक गहरी सांस छोड़ी, लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि सुपर पावर के बिना तुम इस अजीब सी दुनिया में जिंदा नहीं रह पाओगे। जब ये आम लोग, जिन्हें तुमने अभी मारा है, यहाँ अपना गुजारा कर सकते थे, तो तुम्हारे पास तो असीम संभावनाओं वाली वो अनोखी ताकत है। तुम्हारा भविष्य तो बहुत उज्जवल है। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद तुमने सारे क्रिस्टल कोर इकट्ठा कर लिए। वो कुल 37 थे। उनकी असल कीमत क्या होगी ये कहना मुश्किल था, क्योंकि पुराने मालिक की कुछ यादें धुंधली थीं। अब किसी शेल्टर में पहुंचकर ही उनकी सही कीमत का अंदाजा लग सकता था। इसके बाद तुमने दुश्मनों की लाशों की अच्छी तरह से तलाशी ली। राइफल की गोलियों के अलावा वहां सिर्फ एक पानी की बोतल और कुछ सूखी रोटियां मिली, और साथ में एक आधी पी हुई सिगरेट। ऐसा लग रहा था कि उनकी हालत सच में बहुत खराब थी और उन्हें जान बचाकर भागना ही पड़ा। तुम थोड़ा मुस्कुराए। कैट सिस्टर की कहानी। फिर तुम वही जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए और छोटे छोटे निवाले लेकर खाने लगे। थोड़ी ताकत वापस आने के बाद तुमने वो सिगरेट जलाई और उसका एक गहरा कश लिया। पूरे 3-4 मिनट गुजर जाने के बाद तुमने धीरे से धुआं बाहर छोड़ा। कैट सिस्टर, तुम्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि तुम्हें तंबाकू का मजा लेना बहुत अच्छे से आता है। कैट सिस्टर, आखिर में सिगरेट के कुछ और कश लेने के बाद तुमने सिगरेट के उस टुकड़े को मिट्टी में कस के दबा दिया। फिर तुमने 15 किलो भेड़िए का मांस काटा और उठकर पूरब की तरफ देखने लगे। चांदनी रात में तुम आगे बढ़े। कैट सिस्टर, तुमने रात भर सफर किया। पुराने मालिक की यादों पर गौर करें तो 36 नंबर का शेल्टर पूरब की तरफ ही था। हालांकि वो शेल्टर हमेशा एक जगह नहीं रुकता था, लेकिन फिर भी वो बहुत दूर तक नहीं जाता। अगर वो अचानक से अपनी दिशा न बदले तो तुम उसे आसानी से ढूंढ सकते थे, चाहे रात हो या दिन। इस बंजर जमीन पर चलते हुए तुम्हें बस खूंखार जानवरों और शैतानी जीवों से बचकर रहना था। और हाँ, इंसानों से भी। खूंखार जानवरों से तो फिर भी निपटा जा सकता था, लेकिन उन शैतानी जीवों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता होता है,
भागे नहीं तो मौत पक्की है। तुम्हारे कदमों की रफ्तार एकदम एक जैसी थी और तुम धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सुबह होने के बाद कैट सिस्टर, तुम्हारी नजरों के सामने दूर उस बंजर जमीन पर लगभग 5 किलोमीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा एक आकार दिखाई दिया। कैट सिस्टर, वो 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा एक विशाल जीव था जो किसी लगातार रेंगने वाले कीड़े जैसा लग रहा था। और यही था शेल्टर नंबर 36। ऐसे विशाल जीवों को इंसानों ने टाइटन का नाम दिया था। जाहिर है तुमने टाइटन के बारे में जैसा सोच रखा था, ये उससे दिखने में और अपनी फितरत में बिल्कुल ही अलग था। शायद इस दुनिया के लोगों ने टाइटन शब्द का कुछ गलत ही मतलब निकाल लिया था। लेकिन खैर, ये एक बिल्कुल सीधा सादा जीव था जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और बंजर जमीन पर धीरे धीरे रेंगते हुए एक प्राकृतिक पनाहगाह का काम करता था। इन जीवों के पनाहगाह बनने की वजह इनकी एक बहुत ही खास खूबी है। कोई भी शैतानी जीव इनके 500 मीटर के दायरे में फटक भी नहीं सकता। इंसानों को नहीं पता कि इनमें ये खूबी कहाँ से आई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात कि शैतानी जीव इनके पास नहीं आ सकते इंसानों के जिंदा रहने की इकलौती उम्मीद है। आज की तारीख में ऐसे 56 पनाहगाहों के बारे में हमें पता है जो इस बंजर मीन पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं और इंसान अपनी जान बचाने के लिए इन टाइटन्स के पीछे पीछे चलते हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। टाइटन जहाँ भी जाते हैं इंसान उनके पीछे पीछे वही चल पड़ते हैं। और इन पनाहगाहों के अंदर भी भेदभाव होता है। ताकतवर और अमीर लोग जाहिर सी बात है टाइटन की पीठ पर रहते हैं, जहाँ आलीशान घर और सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे सबसे निचले तबके के लोगों को उस पनाहगाह पर कदम रखने का भी है नहीं है। तुम्हें बस टाइटन के पीछे पीछे घिसटना पड़ता है। तुम अपने कदम बढ़ाते हो और पनाहगाह के पीछे भागने लगते हो। देखते ही देखते तुम्हारी आंखों के सामने बस टाइटन का वो विशाल शरीर ही रह जाता है। कई किलोमीटर के दायरे में एक बहुत ही अजीब सा नजारा देखने को मिलता है। अनगिनत रस्सियों का एक सिरा टाइटन के शरीर से बंधा हुआ है और दूसरा सिरा पहियों वाले अनगिनत घरों से। ये घर टाइटन के पीछे पीछे एक लंबी कतार में करीब 5 किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं। जरा सोचो, जब शैतानी जीव हमला करते होंगे तो ये 5 किलोमीटर का दायरा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहता। तब इन घरों को अपनी जगह बदलनी पड़ती होगी। सबको 500 मीटर के दायरे में ठूंसना पड़ता होगा और जाहिर है इसकी वजह से लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी होते होंगे। सच में सुरक्षित जगह तो बस वही है, टाइटन की पीठ पर बना वो पनाहगाह। और उस पनाहगाह के अंदर जाना या वहाँ बसना हर किसी के बस की बात नहीं है। इन घरों की बस्ती में पहुंचकर तुम्हारे कदम धीमे हो जाते हैं। तुम इस अजीब सी दुनिया को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हो। पहियों की गड़गड़ाहट और टाइटन के भारी भरकम कदमों से कुचलते पत्थरों की आवाज, ये सब आपस में मिल रही हैं, जो कानों में एक अजीब सा शोर पैदा कर रही हैं। यहाँ घर छोटे बड़े हर तरह के हैं। कोई रहने का मकान है तो कोई शराब खाना और कई तरह की दुकानें भी हैं। वैसे आमतौर पर जिसके पास जितने ज्यादा पहिए उसका घर उतना ही बड़ा होता है। शायद इसीलिए उस घाटी में उस दुश्मन की जिंदगी का इकलौता मकसद बस 2 जोड़ी पहिए खरीदना था, क्योंकि असल मायने में घर तो वही है ना। तुम यहाँ वहाँ घूमते हुए एक दुकान के पास पहुँचते हो। इसके ऊपर लगा बोर्ड बहुत ही सादा है, एस, जिस पर बस पानी की एक बूंद बनी है। पानी बेचने वाली एक दुकान। तुम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हो और दुकान का दरवाजा खोलते हो। स्वागत है। काउंटर के पीछे एक गंजा आदमी बैठा है। उसके पीछे पानी की एक बहुत बड़ी टंकी रखी है। ये टंकी बहुत ही मजबूत लोहे की बनी है, जिसे गोलियां भी नहीं भेज सकती, और सुरक्षा के लिए इस पर कई सारे सरिये भी वेल्ड किए गए हैं। तुम अपनी जेब से एक क्रिस्टल कोड निकालते हो और अपनी बोतल आगे बढ़ाते हुए कहते हो, एक बोतल पानी दे दो। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोतल लेता है। अभी देता हूँ। हाँ, एक बात और। वो आदमी पीछे मुड़ता है और कहता है, पानी के दाम बढ़ गए हैं, अब इसके लिए 5 क्रिस्टल कोड लगेंगे। ये दाम कुछ ज्यादा ही आसमां छू रहे हैं। तुम्हारे हाथ में जो बोतल है वो कोई बहुत बड़ी नहीं है, बस एक आम 500 मिलीलीटर वाली पानी की बोतल है। सिर्फ एक बोतल पानी के लिए 5 क्रिस्टल कोड। इतनी भयंकर महंगाई। इस दुनिया में इंसान कैसे जिंदा रहते हैं? तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पानी मिलना कितना मुश्किल है। इस दुनिया के 500 सालों में चाहे जमीन के नीचे का पानी हो या ऊपर का, लगभग सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। PUR। और इंसानों को अगर पानी चाहिए PUR, तो उन्हें टाइटन्स पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये विशाल जीव अक्सर रेंगना बंद कर देते हैं और अपना बहुत बड़ा मुंह खोल लेते हैं। उनके मुंह से घूमने वाली एक खोखली मांस की नली निकलती है जो जमीन के नीचे गहराई तक छेद करती है।
फिर वो जमीन का पानी खींचते हैं और अपने शरीर के अंदर मौजूद खास फिल्टर करने वाले अंगों की मदद से प्रदूषित पानी को एकदम साफ कर देते हैं और उसे अपने पेट की थैली में जमा कर लेते हैं। इससे उन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरी पानी मिल जाता है। और इंसान क्या करते हैं, वो इन टाइटन्स के शरीर में एक रास्ता बना लेते हैं जो सीधा उनके पेट तक जाता है, ताकि वहाँ से पीने के लिए साफ पानी निकाला जा सके। हालांकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पानी 36 नंबर के शेल्टर के सभी लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी होता है। तभी दुकान के मालिक ने समझाया, लगभग 2 महीने हो गए हैं, टाइटन पानी लेने के लिए एक बार भी नहीं रुका, और जो चीज कम होती है उसकी कीमत तो बढ़ती ही है, इसलिए पानी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ये कहकर मालिक ने साफ पानी की एक बोतल काउंटर पर रख दी। खरीदने के लिए शुक्रिया, तुमने बस कंधे उचका दिए और 5 क्रिस्टल कोड देकर पानी की दुकान से बाहर निकल आए। तुमने बड़ी सावधानी से पानी की बोतल को रखा और इस शरीर के पुराने मालिक की यादों के सहारे चलते फिरते घरों के बीच से होते हुए एक अपार्टमेंट के पास पहुंच गए। अपार्टमेंट ज्यादा ऊंचा नहीं था, बस 3 मंजिल का था। तीसरी मंजिल के कोने में बना एक छोटा सा कमरा ही तुम्हारा ठिकाना था। आ गए तुम। मकान मालिक एक अजीब सा अधेड़ उम्र का आदमी था जो एकदम मोटा और थुलथुला था। वो किसी अनजान खूंखार जानवर की हड्डी चबा रहा था। उसके पीले दांत अदरक के मांस को नोच रहे थे। इस बार का शिकार कैसा रहा? तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सब मारे गए। ये घटिया दुनिया है ही ऐसी। मकान मालिक ने अपने हाथ पोंछे और आगे बोला, कल तक जो लोग साथ बैठकर शराब पी रहे थे और मजे कर रहे थे, आज वो टपक गए। तुमने सिर हिलाया और पलटकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। तभी मकान मालिक का बड़ा सा सिर बाहर निकला। अरे, तुम अनजान क्यों बन रहे हो? तुम्हारे कदम रुक गए और तुमने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कुछ समझ न आने पर तुमने पूछा, क्या मतलब? किराया देने का टाइम हो गया है। तब जाकर तुम्हें याद आया कि इस शरीर का पुराना मालिक खूंखार जानवरों का शिकार करने इसलिए गया था ताकि किराया चुकाने के लिए क्रिस्टल कोड ला सके। तुमने गिनकर 20 क्रिस्टल कोड निकाले और मकान मालिक को दे दिए। मकान मालिक का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, शिकार बुरा नहीं था। मुझे तो लगा था कि किराया इकट्ठा करने के लिए तुम्हें कई बार बाहर जाना पड़ेगा। जाओ, ऊपर जाओ। तुमने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। पुराने मालिक की यादों के हिसाब से ये मकान मालिक भी कभी एक सुपर पावर वाला इंसान हुआ करता था और एक समय में उसका भी खूब रुतबा था, लेकिन बाद में एक खूंखार जानवर से लड़ते हुए वो ईश्वरीय कहर वाले जहरीले धुएं का शिकार हो गया, जिसकी वजह से उसकी सारी ताकतें खत्म हो गईं और वो एक आम इंसान बनकर रह गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसने काफी क्रिस्टल कोर कमा लिए थे, जिससे उसने 4 जोड़ी पहिए खरीदे और ये 3 मंजिल का अपार्टमेंट बनाकर किराया वसूलने लगा। उसकी जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। और रही बात उस ईश्वरीय कहर वाले धुएं की, तो उसका कोई अता पता नहीं होता। वो गैस कभी भी कहीं भी आ सकती है। अगर कोई भी सुपर पावर वाला इंसान इस गैस के संपर्क में आ जाए तो चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी सारी ताकतें तुरंत सील हो जाती हैं। इसका कोई तोड़ नहीं है और उसका एक आम इंसान बनना तय है। इस दुनिया के लोगों का मानना है कि ये उन सुपर ह्यूमंस के लिए है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा में ताक झांक करते हैं। यह ईश्वर की सजा है, इसलिए वे इसे ईश्वरीय श्राप वाली जहरीली हवा कहते हैं। तुम अपने कमरे का दरवाजा खोलते हो। अंदर ज्यादा जगह नहीं है। एक बिस्तर ने ही लगभग 80% जगह घेर रखी है। कमरा वैसे तो साफ है, बस गद्दे और रजाई पर मैल की परत जम गई है और वो काले होकर चमक रहे हैं। इस दुनिया में साफ पानी मिलना बहुत मुश्किल है, खासकर पीने का पानी। यहाँ तक कि अमीर और बड़े लोग भी साफ पानी से नहाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आमतौर पर वो लोग मशीन से छाने हुए दूसरे दर्जे के पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। इस पानी में थोड़ा रेडिएशन होता है, जिससे नहाने के बाद शरीर में अजीब सी झुनझुनी होती है। हालांकि थोड़ी देर सह लेने के बाद सब ठीक हो जाता है, लेकिन ये नहाने जैसा सुकून नहीं देता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे करंट वाले पानी से नहा रहे हो। इसीलिए ज्यादातर लोग बहुत कम नहाते हैं और उनका शरीर जाहिर तौर पर बहुत गंदा रहता है। तुम कमरे में जाकर वहाँ रखे कुछ गिने चुने दराजों को बाहर निकालते हो। उनमें कोई भी काम की चीज नहीं है, लेकिन एक पैकेट के अंदर एक तस्वीर छुपी हुई है। तस्वीर के सामने की तरफ एक छोटे लड़के और एक छोटी लड़की की साथ में खींची गई फोटो है। वो ज्यादा बड़े नहीं हैं, शायद 5 साल के आस पास होंगे। पीछे की तरफ बहुत ही सुंदर लिखावट में कुछ लिखा है, जिसे देखकर लगता है कि ये किसी औरत ने लिखा है। नए साल 67 में छोटी बहन शेन्नान मेरे साथ शेल्टर नंबर 7 में आ रही है। क्रिम्सन एम्प्रेस की कलम से। छोटी बहन क्रिम्सन एम्प्रेस। तुम चौंक जाते हो। तुम्हें इससे जुड़ी कोई भी बात जरा भी याद नहीं आ रही। अगर तुमने दराज नहीं खोला होता। यह क्रिम्सन एम्प्रेस नाम
सुनने में काफी खतरनाक लगता है। तुमने अपने होंठ भींचे। फिलहाल पुरानी बातों को भूल जाते हैं तुम्हारी अभी की ताक से। शेल्टर नंबर 7 को खोजने की औकात भी नहीं है तुम्हारी। फिर तुमने मेज पर रखी अलार्म घड़ी उठा ली। तुमने अपना सिर टेढ़ा किया और तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। अलार्म घड़ी V1 0/5 अंदर के पुर्जे टूटे हुए हैं। समय गलत बता रही है। अलार्म खराब है, बज नहीं सकता। तुम्हारे हाथ तेजी से चले और देखते ही देखते तुमने उस घड़ी को सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में खोल दिया और फिर से उसे जोड़ दिया। अलार्म घड़ी V1 100/5 अपग्रेड। अलार्म घड़ी V5 0/100 एकदम सही सलामत अलार्म घड़ी बिल्कुल सटीक समय बताती है। इसकी आवाज बहुत सार है और क्वालिटी लाजवाब। बाहर की किसी चोट से इसका टूटना लगभग नामुमकिन है। अगर इसमें 10 क्रिस्टल सोर्स कोर डाल दिए जाएं, तो इसे एक डेटोनेटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एक टाइम बम। तुम पल भर के लिए चौंक गए। तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक एलासी अलार्म घड़ी अपग्रेड होने के बाद डेटोनेटर बन जाएगी। तुम्हें पता होना चाहिए, क्रिस्टल सोर्स कोर असल में एक तरह की ऊर्जा ही तो है। बस फर्क इतना है कि इसे सुपर पावर वाले लोग सोख लेते हैं। लेकिन अब इस अलार्म घड़ी की मदद से उस ऊर्जा का धमाका किया जा सकता है। ये तो सच में कमाल का सरप्राइज है। तुमने अपने हाथों में उस घड़ी को पकड़ा और तुम्हारे चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। तुम्हें लगा था कि सिर्फ बंदूकों को ही अपग्रेड किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि हर किसी की मशीनी चीजों को अपग्रेड किया जा सकता है। अगर कोई गंडम या बैटल आर्मर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। उफ, इसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा दिल जोरों से धड़कने लगा। फिलहाल तुम जिस निचले हिस्से में हो, वहाँ मशीनें बनाने की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन ऊपरी हिस्से में यानी उस विशाल टाइटन की पीठ पर, वहाँ हथियार और मशीनें बनाने के कारखाने मौजूद हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद तुमसे अब और इंतजार नहीं हुआ। तुमने अपनी किस्मत आजमाने की ठान ली। तुमने सोचा कि क्यों ना एक मेका सूट बनाकर अपनी ताकत बढ़ाई जाए। आखिरकार ये तुम्हारी उस जादुई शक्ति से ही तो जुड़ा था। तुम घर से निकल पड़े। घरों के बीच बिछे लकड़ी के उन ढीले तख्तों पर चलते हुए तुम आगे बढ़ने लगे। रास्ते में तुमने एक मर्ड केक खरीदा। यह बारीक मिट्टी और आटे को मिलाकर बनाया जाने वाला खाना था। एकदम प्रकृति का स्वाद। चबाते ही मुंह में किरकिराहट सी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पुरानी पेड़ की छाल चबा रहे हो, लेकिन आम इंसानों के लिए यही मुख्य भोजन था। तुम धीरे धीरे इस बेस्वाद खाने के आदी होने लगे और देखते ही देखते तुम सीढ़ियों के पास पहुंच गए। टाइटन की पीठ तक जाने का बस यही एक रास्ता था। ऊपर जाने के 2 तरीके थे। पहला तो पैदल सीढ़ियां चढ़ना और दूसरा था लिफ्ट का इस्तेमाल करना, जो ज्यादातर सामान ढोने के काम आती थी। इस लिफ्ट को बिजली एक म्यूटेंट देता था, जिसके पास बिजली को कंट्रोल करने की ताकत थी। वो अपने दोनों हाथों से तारों को कसकर पकड़े हुए था। उसकी हथेलियों से चिंगारियां फूट रही थीं और जोर लगाने की वजह से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। वो बहुत ध्यान से करंट को कंट्रोल कर रहा था, जिससे मोटर धीरे धीरे घूमने लगी और लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। गार्ड्स ने तुम्हारी अच्छी तरह से तलाशी ली और जब तुमने उन्हें रिश्वत के तौर पर 10 किलो सड़े हुए भेड़िए का गोश्त दिया, तब जाकर उन्होंने तुम्हें आगे जाने दिया। इतना सारा गोश्त देकर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा था। दरअसल तुमसे एक छोटी सी चूक हो गई थी। तुम्हें उस गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने चाहिए थे। शायद तब 1 किलो देने से ही काम चल जाता। वैसे नियम के मुताबिक इस पनाहगाह के लोगों को ऊपर के हिस्से में जाने की इजाजत थी। बस शर्त ये थी कि सूरज ढलने से पहले वापस लौटना होता था। ये गार्ड्स तो बस अपनी ड्यूटी की ऐड में लोगों को लूटने का बहाना ढूंढ रहे थे। खैर, तुम सबसे ऊपर पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर इस तबाही और खूंखार राक्षसों को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो इस विशालकाय जीव की पीठ पर बसा ये इलाका बिल्कुल किसी छोटे से शहर जैसा लग रहा था। वहाँ कारखानों की लंबी कतारें थीं, जहाँ डिब्बाबंद खाने से लेकर सीमेंट और स्टील तक हथियारों और हर तरह के सामान का उत्पादन हो रहा था। दूसरी तरफ एक छोटा सा पावर प्लांट था, जो पूरे इलाके को बिजली दे रहा था। जाहिर है, यहाँ का उत्पादन पुराने जमाने की बराबरी नहीं कर सकता था और न ही यहाँ कोई बहुत बड़ा व्यापार था। लेकिन इस खौफनाक और तबाही से भरे दौर में जिंदा रहने के लिए यही इकलौता रास्ता था। सड़कों पर बड़ी बड़ी और शानदार दुकानें सजी थीं। सड़कें एकदम पक्की और साफ थीं और उनके किनारे कतार से बने खूबसूरत घर थे। यहाँ तक कि रास्तों के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और फूल भी लगे हुए थे और दूर देखने पर बड़े बड़े खेत और भाप छोड़ते हुए विशाल टरबाइन नजर आ रहे थे। दुनिया चाहे खत्म होने की कगार पर हो, लेकिन पैसे और ताकत वाले लोग आज भी ऐश ओ आराम की जिंदगी जी रहे थे। उन पर इस तबाही का कोई असर नहीं था। तुम्हारे मुंह से बेबसी की एक आह निकल गई। तुम थोड़ी देर तक उन सड़कों पर टहलते रहे।
तभी तुम्हें एक छोटी सी लेकिन एकदम आधुनिक फैक्ट्री दिखाई दी। यह वो जगह थी जहां इंसान अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके जहरीले और गंदे पानी को पीने लायक बनाते थे। और मजे की बात यह है कि यही जगह पब्लिक बाथ हाउस का भी काम करती थी। तुमने अपना सिर झुकाकर खुद को सूंघा। उफ, तुम्हारे शरीर से भयानक बदबू आ रही थी। अगर तुम्हें कोई ढंग का काम चाहिए तो कम से कम साफ सुथरा तो दिखना ही पड़ेगा। बिना एक पल की देरी किए तुमने तय किया कि पहले जाकर अच्छे से नहाया जाए, भले ही इसके लिए थोड़े पैसे ही क्यों न खर्च करने पड़े। यह भी किसी को बदबू से मार डालने से तो बेहतर ही है। अहाते में घुसते ही मशीनों की गड़गड़ाहट और पानी के तेज बहाव की छपाक छपाक आवाजें सांस सुनाई देने लगती हैं। साथ ही बहुत सारे सुपर ह्यूमन भी अंदर बाहर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। सार है कि वो भी नहाने ही आए हैं। इन लोगों को अपने लुक और सार ससाई की कुछ ज्यादा ही जिक्र रहती है। निचले तबके के उन लोगों से इनकी हालत कहीं बेहतर है, जो अभी भी बस जिंदा रहने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। कमरे के अंदर जाने पर देखा जा सकता है कि मशीन के आउटलेट से 3 अलग अलग पाइप निकल रहे हैं। एक पाइप बाहर की तरफ जा रहा है जो बाकी घरों में पानी पहुंचाता है, ताकि वहां पोंछा लगाया जा सके, सड़कों की धूल साफ की जा सके और पेड़ों के साथ साथ खेतों की सिंचाई हो सके। दूसरा पाइप पास ही मौजूद स्टीम पावर प्लांट की तरह जा रहा है। और तीसरा पाइप सीधा नहाने वाले अलग अलग केबिन में जा रहा है। यानी कि बाथरूम केबिन में नहाने का क्या चार्ज है भाई? तुम काउंटर पर झुककर पूछते हो, लेकिन वहाँ बैठा कर्मचारी अपना सिर तक नहीं उठाता। बिना आंखें उठाए ही वो बस अपना नॉवेल पलटने में लगा रहता है। सुपर ह्यूमन हो क्या? अपना लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस सुपर ह्यूमन होने का सबूत होता है। इस बंजर जमीन पर बहुत सारे शेल्टर बने हुए हैं और हर शेल्टर अपने सुपर ह्यूमंस को लाइसेंस जारी करता है। हालांकि हर लाइसेंस का डिजाइन और पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन सभी शेल्टर एक दूसरे के लाइसेंस को मानते हैं और कुछ खास छूट भी देते हैं। सुपर ह्यूमंस के नहाने का चार्ज है 3 क्रिस्टल कोर। चाहे तुम किसी भी शेल्टर से हो, तुम्हें इसी रेट पर नहाने को मिलेगा। और अगर सुपर ह्यूमन नहीं हो तो 5 क्रिस्टल कोर लगेंगे। यह सुनकर तुम चौंक जाते हो। अरे, पीने वाले सार पानी की एक बोतल दाम बढ़ने से पहले तक सिर्फ 3 कोर में आती थी और बस एक बार नहाने के लिए 5 कोर। वो कर्मचारी अपना सिर उठाता है और तुम्हारी शक्ल पर छाई हैरानी को देखकर समझ जाता है कि तुम किसी छोटे मोटे गांव के गंवार हो। क्या तुम्हें यह बहुत महंगा लग रहा है? कर्मचारी तपाक से जवाब देता है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास पानी कहाँ से आता है? जब तक वो टाइटन रुक नहीं जाता तब तक वाटर प्लांट नीम का पानी नहीं निकाल सकता। तुम बस धीरे से कहते हो, ओह, मतलब पानी की भारी किल्लत चल रही है। जब तक टाइटन का रेंगना बंद नहीं होता तब तक पानी वाकई एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहेगी। तुम अपने दांत पीसते हो और आखिरकार 5 क्रिस्टल कोर निकालकर उसे दे देते हो। केबिन नंबर 7 में जाओ और याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। कर्मचारी की यह बात सुनकर तुम तो जैसे धड़ाम से जमीन पर ही गिर पड़ते। तेरी तो नहाने के लिए बस 2 मिनट। साला, ये तो सरेआम लूट मची है। तुम हड़बड़ाकर केबिन नंबर 7 की तरह भागते हो, चटट अपने कपड़े उतारते हो और शावर का नल घुमा देते हो और जल्दी जल्दी रगजना शुरू करते हो। पानी की तेज धार तुम्हारे शरीर से टकराती है। तुम्हारी त्वचा पर जैसे करंट सा दौड़ जाता है। एक अजीब सी झुरझुरी महसूस होती है। तुम बिजली की रफ्तार से अपने पूरे शरीर को अच्छे से सार कर लेते हो। शरीर से ढेर सारा काला मैल पानी के साथ बह जाता है। वैसे भी शावर के नीचे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जा सकता। नहाने वाले इस पानी को फिल्टर किया गया है, जिससे इसका रेडिएशन कारी कम हो गया है, लेकिन फिर भी यह पीने लायक बिल्कुल नहीं है। और अगर ज्यादा देर तक नहाए तो शरीर को ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। इन सारी पाबंदियों और इतने महंगे दाम के बावजूद एक बार अच्छे से नहा लेना आज भी शेल्टर के लोगों के लिए किसी शान से कम नहीं है। तभी शावर से आ रहा पानी अचानक कम होने लगता है और आखिरकार बंद हो जाता है। पानी की आखिरी बूंद भी जैसे न चाहते हुए नीचे गिरती है और तुम्हारे चमकते हुए सार कंधों पर गिरकर छपाक से बिखर जाती है और फिर शरीर के घुमावदार रास्तों से फिसलते हुए नीचे बह जाती है। इसीलिए जब नहाना खत्म होता है तो तुम बस जल्दी से अपना बदन पोंछ लेते हो और सच में अब शरीर में कारी हल्कापन महसूस होने लगता है। एक लंबी सांस लेते हुए, चलो अब जाकर थोड़ा इंसानों जैसा लग रहा हूँ। तुमने टूटे हुए शीशे के सामने बाल संवारे, कपड़े पहने और बाहर निकल गए। लेकिन जब तुम काउंटर के पास से गुजरे तो वहाँ खड़े आदमी ने तुम्हारे एकदम नए और साफ चेहरे को देखा। वो लंबी, तीखी और हल्की मुड़ी हुई भौहें और चमकती हुई आंखें और आंखों के आस पास की वो बनावट, ये सब मिलकर एक परफेक्ट चेहरे की तरह लग रहे थे। उसका गला अचानक सूखने लगा
भले ही शरीर देखकर लग रहा था कि सामने वाला एक मर्द है, लेकिन इस दुनिया में जहां बस जिंदा रहना ही सब कुछ है, हवस की सारी हदें कब की पार हो चुकी हैं। जिस्मानी भूख और मार काट ज्यादातर लोगों की फितरत बन चुकी है, चाहे वो मर्द हो या औरतें, बड़े हो या बच्चे, इंसान हो या जानवर, जिन्हें बस मजा और नशा चाहिए, उनकी नज़र में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। उस आदमी ने तुम्हें आवाज लगाई और तुम्हारे कदम रुक गए। तुमने पीछे मुड़कर पूछा, क्या कोई और काम है? मैं तो बस तुम्हें एक सलाह देना चाहता था। उस आदमी ने दांत दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, कभी कभी गंदा रहना भी इंसान को महफूज रखता है। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। पहले तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि वो आदमी आखिर कहना क्या चाह रहा है, लेकिन जब उसने अपने चेहरे पर उंगली घुमाकर इशारा किया तो तुम उसका मतलब समझ गए। शुक्रिया। तुम वापस सड़क पर आ गए और अपनी जैकेट का हुड पहन लिया। तभी अचानक तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन जोरों से हिलने लगी, जैसे कोई छोटा भूकंप आया हो। हालांकि वो कंपन जल्दी ही रुक गया और उसके तुरंत बाद सड़क पर बहुत से लोग खुशी से चिल्लाने लगे, टाइटन रुक गया है, ऊपर वाले का शुक्र है। अब पीने के पानी के दाम कम हो जाएंगे, जल्दी करो। नीचे जाकर देखो कि आस पास कोई खदान है या नहीं, चाहे कोयला हो या लोहा, हम सब बेचकर पैसा कमा सकते हैं। शिट, जमीन का पानी 1000 मीटर दूर है। नीचे जाकर पानी लाने के लिए मजदूर बुलाओ और हम जाकर कुछ पेड़ काटते हैं। जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए और तख्ते भी बनाने हैं। सर्दियों के लिए बचा कर रखना होगा। ये विशाल टाइटन जो लगातार चल रहा था पूरे 2 महीने रेंगने के बाद आखिर अब जाकर रुका है। और यही वो वक्त है जब इस पूरी बस्ती में ऊपर से नीचे तक सबसे ज्यादा अफरा तफरी मचती है। बहुत सारा काम करना है, आस पास से सारा जरूरी सामान इकट्ठा करना है, यहाँ तक कि घरों के पहियों को ठीक करने का भी ये सबसे बढ़िया मौका है। नीचे के हिस्से में रहने वाले लोग, खासकर मकान मालिक, उनका सबसे पहला काम होता है घरों को खींचने वाली रस्सियाँ खोलना, ताकि वो अपने घरों को धकेलकर टाइटन के 500 मीटर के घेरे में ले आए, ताकि अचानक होने वाले राक्षसों के हमले से बचा जा सके। इस हंगामे के बीच पहियों वाले घरों के मालिक जगह के लिए आपस में भिड़ते हैं, गालियां देते हैं और हाथापाई तो रोज की बात है। आमतौर पर इस बस्ती को संभालने वाला सेनापति हालात को काबू में रखने के लिए अपने गार्ड्स की टीम को भेजता है। तुम चाहो तो अभी टाइटन से नीचे उतर सकते हो, किसी भी मालिक को पकड़ लो, काम और पैसा दोनों मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हारा मकसद ये छोटे मोटे काम करना नहीं है, तुम्हें तो अपने मिर्चा का जुगाड़ करना है। जल्द ही तुम एक प्राइवेट वर्कशॉप में पहुंच जाते हो। यहाँ हथियारों की मरम्मत की जाती है। नजर घुमाकर देखने पर हर तरह की बंदूकें जमीन पर कबाड़ की तरह इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, बिल्कुल कचरे की तरह। हद तो ये है कि वहाँ का मालिक आग सेंकने के लिए 98 के राइफल को लकड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मांस के बड़े बड़े टुकड़ों को सीख में चुभोकर आग पर भूना जा रहा था। कौन सी बंदूक चाहिए, आराम से देख लो, जो पसंद हो चुन लो, एकदम कबाड़ के भाव में दूंगा। तुम्हें देखकर दुकानदार ने एक पक्के सेल्समैन की तरह अपनी चीजें दिखाना शुरू कर दिया। तुमने चारों ओर नजर दौड़ाई और पूछा, क्या कोई रिवॉल्वर है? मुझे पता था कि तुम्हें पुरानी चीजें पसंद हैं। दुकानदार ने अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। तुम किसी और शेल्टर में चले जाओ, वहाँ शायद ही तुम्हें कोई रिवॉल्वर मिले, लेकिन मेरे पास एक पड़ी है। इस दुनिया के हथियारों के बारे में तुम्हारी समझ अब एक स्तर और बढ़ गई थी। सच कहूँ तो अगर इस छोटी सी दुकान की बंदूकें हमारी पृथ्वी पर ले जाई जाएं, तो अफ्रीका के किसी छोटे देश में एक पूरी विद्रोही सेना खड़ी की जा सकती है। लेकिन इस दुनिया में ये सारी बंदूकें सिर्फ पुराना कबाड़ हैं, जिन्हें केवल गरीब और आम लोग ही इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे पास अभी एक पिस्तौल और एक स्नाइपर राइफल है। स्नाइपर राइफल तो काफी अच्छी चल रही है, उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए उसे आगे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन तुम्हारी पिस्तौल एकदम बकवास है और एक रिवॉल्वर की ताकत कहीं ज्यादा होती है, इसलिए तुम उसे बदलना चाहते थे। दुकानदार ने हथियारों के ढेर में काफी देर तक कुछ खोजा और फिर एक M500 रिवॉल्वर निकालकर तुम्हारी तरफ उछाल दी। तुमने उसे पकड़ा और देखा, उस पर पूरी तरह से जंग लगा हुआ था। उसकी कोई देखभाल नहीं की गई थी और उसका ट्रिगर इतना जाम था जैसे हमेशा के लिए अटक गया हो। M500 रिवॉल्वर V1-0/5। इसमें कोई गोली नहीं थी, ट्रिगर खराब था और इसका घूमने वाला बैरल भी थोड़ा अटक रहा था। इसके पुर्जे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, बस अंदर की नली ठीक थी। ताकतवर तो बहुत थी, लेकिन खराबियां भी उतनी ही ज्यादा थीं। इस्तेमाल करने लायक नहीं। ये देखकर तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी खींच आ गई। अगर यही रिवॉल्वर पृथ्वी पर होती तो यह एक डेजर्ट ईगल से भी दोगुनी ताकतवर मानी जाती। इसकी एक गोली किसी बड़े गैंडे की जान लेने के लिए काफी होती, लेकिन अब इसे देखो, एकदम कबाड़ लग रही है। खैर,
तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास अपना एक सिस्टम है जो भौतिकी के सारे नियम तोड़ सकता है। बस इसे अपग्रेड करो और ये ठीक हो जाएगी। इसकी गोलियां कहाँ हैं? तुम्हारे यह पूछते ही दुकानदार थोड़ा हैरान रह गया। क्या तुम इसे सिर्फ सजाने के लिए नहीं ले रहे? तुम्हें इससे लड़ना है क्या? अरे यार, दुकानदार ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा। इस बंदूक की गोलियां थोड़ी अजीब तरह की होती हैं। क्या नाम था उसका? मुझे सोचने दो, तुमने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा। 500 SNW मैग्नम की गोलियां, यही चाहिए मुझे। कैसा अजीब सा नाम है यार, दुकानदार ने भुनभुनाते हुए कहा। मेरे पास ऐसी कोई गोलियां तैयार नहीं रखी हैं, लेकिन अगर तुम्हें सच में चाहिए तो मैं अभी तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। दुकानदार ने अंदर रखे खराद मशीन और अपनी छोटी सी फैक्ट्री की तरफ इशारा किया। उसने सीना तानकर बड़े गर्व से कहा, बिना किसी घमंड के कह रहा हूँ भाई, इस 36वें शेल्टर की सारी गोलियां मैं ही बनाता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि न्यूटन्स के वो नए जमाने वाले हथियार मेरे बस की बात नहीं है। नए जमाने वाले हथियार? तुमने हैरानी से पूछा। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, अरे वही जिनमें क्रिस्टल कोर की ताकत का इस्तेमाल होता है, जो भयानक ऊर्जा वाली किरणें छोड़ती हैं। तुमने यह सुना, पर तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन मन में हैरानी का समंदर उमड़ रहा था। तो क्या शक्तियों वाले लोग भी बंदूकें रखते हैं? और वो भी ऐसी बंदूकें जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। कभी मौका मिला तो सच में इसे देखना चाहूंगा। कितने की है? तुमने उस रिवॉल्वर को हाथ में घुमाते हुए पूछा, और मालिक भी बहुत ईमानदार था। ये पुरानी खटारा बंदूक तो मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कम से कम 300 गोलियों का ऑर्डर देना होगा। कीमत होगी 50 क्रिस्टल कोर। तुमने अपनी जेबें टटोली। तुम्हारे पास बस 6 क्रिस्टल कोर ही बचे थे। फिर तुमने अपने पास रखा 20 किलो सड़े हुए भेड़िए का मांस नीचे रख दिया। अभी मेरे पास इतने तो नहीं है, क्या ये सब एडवांस के तौर पर रख सकते हो? मालिक ने अपनी ठुड्डी खुजलाई और कहा, रारा अपना रेजिडेंस कार्ड तो दिखाना। तुमने असली मालिक का कार्ड निकाल कर दे दिया। उसने उसे थोड़ी देर तक ध्यान से देखा, जानकारी नोट करते हुए बोला, तुम तो यहाँ के पुराने निवासी हो। उसने कुछ देर और सोचा, फिर बोला, इस 20 किलो भेड़िए के मांस के बदले मैं तुम्हें सिर्फ 4 क्रिस्टल कोर ही दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए 300 गोलियां बना तो दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे 80 क्रिस्टल कोर देने होंगे। मुझे लुटेरा मत समझना, मैं तो पहले ही बहुत मेहरबानी कर रहा हूँ। बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम कल उस बंजर नींद में मारे गए तो क्या मैं तुमसे अपने क्रिस्टल कोर मांगने नर्क में आऊंगा? ये तो बस ब्याज है। सच कहूँ तो ये ब्याज बहुत ज्यादा था, लेकिन मालिक का डरना भी लाजिमी था। इंसान के मरते ही सारे कर भी तो खत्म हो जाते हैं। वैसे आमतौर पर 50 क्रिस्टल कोर में 300 गोलियां मिलती हैं, मतलब एक क्रिस्टल कोर में 6 गोलियां। उस बंजर इलाके में HE कोर में 6 गोलियां। उन खूंखार जानवरों से लड़ते वक्त अगर किस्मत अच्छी रही तो 3 गोलियों में एक जानवर को मारकर एक क्रिस्टल कोर कमाया जा सकता है। कुल मिलाकर रायदा बुरा नहीं था। तुमने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है। सौदा तय होने के बाद एक कर की पर्ची लिखी गई। फिर मालिक गोलियों का डिजाइन ढूंढने लगा। वो वर्कशॉप की तरफ गया और बोला, 1 घंटे बाद आकर ले जाना। और तुम वही जमीन पर बैठ गए और उस रिवॉल्वर के पुर्रे खोलने लगे। फिर तुमने उसे दोबारा जोड़, रिवॉल्वर V1 55। शायद तुम्हें इसका तरीका समझ आ गया था। जैसे ही कोई नई चीज हाथ लगती है तो उसमें खुलने वाले पुर्रों की गिनती के हिसाब से लगभग हर चीज का एक लेवल बढ़ाया जा सकता है। बस अलार्म घड़ी को छूकर अपग्रेड हो गया। रिवॉल्वर V2 0/10। गोलियां नहीं हैं। चक्री थोड़ी अटक रही थी और इसका लॉक भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। नली अंदर से एकदम सही है। एस। और इसका वार भी बड़ा जबरदस्त है। एस। इस्तेमाल करने लायक है, बस अटकने का ध्यान रखना। लगातार गोलियां चलाते वक्त इसके लॉक के काम करने के तरीके पर नजर रखना। काम बन गया। डी। ट्रिगर के अटकने की दिक्कत अब खत्म हो चुकी थी। डी। एकदम बेकार से इस्तेमाल करने लायक बनने तक अपग्रेड करने का यही तो असली मजा है। क्या बात है। तुमने उस भारी भरकम रिवॉल्वर को कसकर पकड़ा और सैंड पेपर ढूंढने लगे। फिर उसे लगातार रगह कर चमकाने लगे। थोड़ा तेल डाला और बहुत जल्द डी। एक 80% नई जैसी रिवॉल्वर तुम्हारे सामने रखी थी और इस बंदूक की बनावट भी बड़ी कमाल की थी। यह स्लेटी और काले रंग का था, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह। ऐसा लग रहा था मानो किसी एलियन की छोटी सी पिस्तौल हो। उसी समय तुम्हें मेज पर एक नक्काशीदार गोली भी दिखी। तुमने उत्सुकता से बॉस से पूछा, इसका क्या मतलब है? बॉस ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ये उन जादुई शक्तियों वाले लोगों की खुराफात है। कहते हैं कि इससे गोली की ताकत बढ़ जाती है। खैर, मुझे तो इस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। भला पिस्तौल पर जादू टोना करने का क्या तुक है? तुमने बस ओह कहा और ज्यादा कुछ नहीं सोचा।
और उस गोली को अपनी जेब में रख लिया ताकि बाद में तसल्ली से इसकी जांच कर सको। गोलियां तैयार होने तक जो खाली वक्त मिला उसमें तुम शेल्टर के और अंदर की तरफ चल दिए। थोड़ी ही देर में तुम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जिसके बाहर गियर के निशान वाला बोर्ड टंगा था। अंदर बहुत सारे सुपर पावर वाले लोग काम कर रहे थे। जैसे ही तुम अंदर गए तुमने देखा कि वो लोग लगातार लोहे के कच्चे पत्थरों को सीधे धातु में बदल रहे थे और फिर कुछ दूसरे लोग उस धातु को ढालकर अलग अलग आकार की चीजें बना रहे थे, जैसे बंदूकों के पुर्जे और कई ऐसी चीजें भी थीं जो तुम्हारी समझ से परे थीं। ये सब देखकर तुम्हारी आंखें चमक उठीं। तो सुपर पावर का असली इस्तेमाल ये होता है। इसे कहते हैं उत्पादन क्षमता का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल। किससे मिलना है तुम्हें? अहाते के अंदर से एक बुजुर्ग ने बाड़े के पार से तुम्हें शक की नजरों से देखते हुए पूछा। तुमने बेझिझक जवाब दिया, मुझे एक उपकरण का ऑर्डर देना है। अच्छा, बुजुर्ग थोड़ा मुस्कुराया। मेरा नाम चेन आंजी है, मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। अंदर आ जाओ, वही बात करते हैं। तुमने उनके साथ हाथ मिलाया और चेन आंजी के पीछे पीछे उनके ऑफिस में चले गए। तो बताओ, तुम्हें क्या बनवाना है? तुम्हारी क्या जरूरतें हैं? चेन आंजी सीधे सीधे बात करने वाले इंसान थे। वो कभी फालतू की बातें नहीं करते थे। तुमने अपने दिमाग में शब्दों को पिरोया, ये सोचते हुए कि अपनी बात कैसे समझाऊं। थोड़ी देर सोचने के बाद तुमने कहा, मैं एक पोर्टेबल मेका सूट बनवाना चाहता हूँ। पता नहीं आप लोग ये बना पाएंगे या नहीं। पोर्टेबल, और वो भी मेका सूट? चेन आंजी पल भर के लिए चकरा गए। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि कोई हाथी को एक छोटे से पिल्ले के आकार का बनाना चाहता हो। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? चेन आंजी ने अपना हाथ ठुड्डी पर रखा और सोचने लगे। उन्होंने तुरंत गुस्सा नहीं किया, बल्कि बहुत ही शांति से पूछा, तुम्हें ये कितना पोर्टेबल चाहिए? तुमने अपनी जरूरतें समझाते हुए कहा, अगर मुमकिन हो तो मैं चाहता हूँ कि वो बंद होने पर एक सूटकेस जैसा बन जाए, जिसे मैं सफर के दौरान आसानी से उठा सकूं। और जब जरूरत हो तो बस एक बटन दबाने पर वो खुलकर मेरे शरीर पर फिट होने वाला मेका सूट बन जाए। चेन आंजी सन रह गए और तुम्हें हैरानी से देखने लगे। जरा बताना, ऐसे पोर्टेबल मेका सूट की कीमत कितनी होती है? क्या तुम मुझे भी एक बेचोगे? चेन आंजी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे दोस्त, ये कौन सा जमाना चल रहा है? यहाँ एक से बढ़कर एक सुपर पावर वाले लोग भरे पड़े हैं। उन भारी भरकम मेका सूट का अब क्या काम? उन्हें चलाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसका तो खर्च ही नहीं उठाया जा सकता। और ये कोई एडवांस साई-फाई गैजेट की फैक्ट्री नहीं है। तुम गलत जगह आ गए हो। पास ही लोहे को धातु में बदल रहा एक आदमी मुंह बनाते हुए बोला और अपनी हंसी नहीं रोक पाया। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। तुम तो बस इन लोगों की काबिलियत को परख रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या किसी के पास कोई ऐसी खास शक्ति है जो इतना जादुई उपकरण बना सके। जब तुम्हें लगा कि ये लोग तुम्हारी मनचाही चीज नहीं बना सकते, तो तुमने अपनी मांग को थोड़ा कम करते हुए कहा, ठीक है, तो मैं अपनी बात दूसरे तरीके से समझाता हूँ। बॉडी फिट कॉम्बैट सूट कैसा रहेगा? तुम्हारी मांगे तो एक मेका से भी ज्यादा हैं। चेन आंजी लगभग उछल ही पड़ा। तुमने अपने होंठ भींच लिए। तो आप कैसा बना सकते हैं? मेरी बस यही मांग है कि ये जितना हल्का और स्लिम हो उतना अच्छा, ले जाने में आसान होना चाहिए। तुम्हारी मांगे साफ तौर पर एक दूसरे से टकरा रही हैं। भला एक बॉडी फिट कॉम्बैट सूट स्लिम और हल्का कैसे हो सकता है? इसमें ढेर सारे पुर्जे और मॉड्यूल लगते हैं, जैसे कि एक्सोस्केलेटन और सूट की बाहरी स्किन, पावर मॉड्यूल और भी बहुत कुछ। इसकी बनावट बहुत ही बारीक और पेचीदा होती है। चेन आंजी ने अपनी ठुड्डी सहलाई, कुछ देर सोचा और फिर कहा, सच कहूँ तो हमारे इस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वाकई में कॉम्बैट सूट डिजाइन करने की कोशिश की थी। हालांकि दुनिया में सुपर पावर वाले लोग हैं, लेकिन आम इंसानों की भी कोई कमी नहीं है। अगर उन्हें ये सूट पहना दिया जाए तो उनकी ताकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। और तो और सुपर पावर वाले लोगों के जरिए बनाए गए खास मटेरियल और क्रिस्टल कोर को मिलाकर थ्योरी के हिसाब से एक बॉडी फिट कॉम्बैट सूट डिजाइन करना पूरी तरह मुमकिन है। जैसे ही तुमने थ्योरी के हिसाब से शब्द सुना, तुम समझ गए कि दाल में कुछ काला है। शायद उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन पक्का काम बीच में ही छोड़ दिया होगा। तुमने आहिस्ता से पूछा, तो आप अपने ख्यालों वाले उस बेहतरीन सूट का कितना हिस्सा सच कर पाए हैं? टीम लीडर चेन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। अपनी उंगलियों से ठुड्डी को हल्के से सहलाते हुए बोले, फिलहाल इस बात को छोड़ो कि रिसर्च कहाँ तक पहुँची है। असल सवाल ये है कि क्या तुम्हें यह चाहिए? तुमने बिना झिझके सिर हिला दिया। अगर तुम्हें नहीं चाहिए होता तो अपना समय क्यों बर्बाद करते? मुझे 10 लाख क्रिस्टल कोर ला दो और मैं तुम्हें एक ऐसा कॉम्बैट सूट दे सकता हूँ जिसमें पैसे और मेहनत की कोई परवाह नहीं की गई होगी। सच कहूँ तो यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तुमने खांसते हुए कहा, टीम लीडर चेन, आप भी बड़ा अच्छा मजाक करते हैं। चेन आंजी ने अपने कंधे उचकाए और हंसते हुए कहा,
अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं सीधा एक फाइटर जेट ही खरीद लेता। हाँ, इतने सारे पैसों से पूरे 10 फाइटर जेट खरीदे जा सकते हैं। टीम लीडर चेन ने फीकी मुस्कान के साथ अपनी बात जारी रखी। पावर आर्मर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। जब से दुनिया में यह बदलाव आया है, हमें कई तरह के नए मटेरियल और एनर्जी के नए सोर्स मिले हैं। इससे हमारी रिसर्च की रफ्तार काफी तेज हुई है। लेकिन असली पावर आर्मर बनाने से हम अभी भी थोड़ा पीछे हैं। किस चीज में पीछे हैं? तुमने उत्सुकता से पूछा। हम पीछे हैं। अहम। तभी पास खड़े एक टेक्नीशियन ने हम बजाहट में खांसने का नाटक किया। क्या खांस रहे हो बे? मुझे पता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं। तुम बस अपना काम करो। टीम लीडर चेन ने उस टेक्नीशियन को घूर कर देखा और फिर तुमसे बोले, पावर की कमी है। हमारा पावर आर्मर इतने भारी सूट को तेज रफ्तार से दौड़ाने में नाकाम है। मतलब इतने भारी आर्मर को इंसानों की तरह दौड़ाना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर हम पैसों की परवाह किए बिना क्रिस्टल कोर का अंधाधुंध इस्तेमाल करें तो बात अलग है। लेकिन तब एनर्जी की खपत इतनी ज्यादा होगी कि फायदे से बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम्हारे मन में एक विचार आया, वैसे तुमने जो आर्मर बनाया है उसका वजन कितना है? और हाँ, उसका साइज क्या है? 1 टन, 2.5 मीटर लंबा, बिल्कुल इंसानों जैसे आकार का। टीम लीडर चेन ने बताया, हमलों को सहने की ताकत बढ़ाने के लिए हमने जितना हो सके सबसे हल्के मटेरियल का इस्तेमाल किया है। यह इसका सबसे हल्का रूप है। यह सुनकर तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। तो क्या आम चीजों का इस्तेमाल करके इसका वजन और कम किया जा सकता है? लीडर चेन ने अजीब सी नजर से देखते हुए कहा, अगर तुम्हें डिफेंस की जरूरत नहीं है तो कई सारे हिस्से हटाए जा सकते हैं और सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पर सच कहूँ तो इसे खरीदना पैसों की बर्बादी ही होगी। इस क्वालिटी का आर्मर सिर्फ दिखावे के लिए ही होगा। सामान इतना घटिया होगा कि ये बहुत जल्दी घिस जाएगा। दुश्मन के हमले की तो नौबत ही नहीं आएगी। ये वैसे ही 2-4 बार में टूट जाएगा। तुमने कुछ सोचा और पूछा, इस तरह का पावर आर्मर किस हद तक काम कर सकता है और इसकी कीमत क्या होगी? लीडर चेन, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं बस पावर आर्मर पहनने का एहसास लेना चाहता हूँ, अपने बचपन का सपना पूरा करने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें लड़ने की ताकत है या नहीं। पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही बर्बाद कर दो। लीडर चेन निशब्द रह गए। फिर भी उन्होंने आगे कहा, खैर, ये तुम्हें दौड़ने में मदद कर सकता है। इस पावर आर्मर का वजन करीब 100 किलो होगा, पर ये सिर्फ दौड़ने तक ही सीमित रहेगा और स्पीड भी शायद तुम्हारी अपनी रफ्तार से ज्यादा न हो। कीमत की बात करें, उन्होंने मन ही मन कुछ हिसाब लगाया। अगर तुम्हें हथियार नहीं चाहिए, सिर्फ बाहरी ढांचा चाहिए, तो मैं इसे 1000 मॉन्स्टर कोर में बना सकता हूँ और इसे अभी असेंबल भी किया जा सकता है। 1000 कोर। तुमने थोड़ा सोचा और कहा, क्या आप जो मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हैं वो बुलेट प्रूफ है? अगर बुलेट प्रूफ न हो तो चाहे वो पिस्तौल की गोली ही क्यों न हो, मुझे ये बिल्कुल आयरन मैन जैसा चाहिए। मुझे सिर्फ दिखावे वाला आर्मर चाहिए, बस वो हिल डुल सके, इतना ही काफी है। लेकिन उसमें सारे फीचर होने चाहिए, जैसे हाथ और पैरों में थ्रस्टर इंजन। सिर्फ दिखने में असली लगे, परफॉर्मेंस की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, और इसका रंग भी कैमोफ्लेज वाला होना चाहिए। लड़के, कहीं तुम मेरी तकनीक तो नहीं चुराना चाहते? क्या तुम्हारे पास इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने का कोई तरीका है? लीडर चेन ने तुम्हें शक की निगाह से देखा। आजकल के जमाने में अजीबोगरीब शक्तियों वालों की कोई कमी नहीं है। उनके इस असेंबली रूम में ऐसे ही कई शक्तियों वाले लोग भरे पड़े थे, जिनमें लड़ने की जरा भी ताकत नहीं होती, लेकिन वे कमाल की चीजें बना सकते हैं। हाँ, आपने तो पकड़ लिया। तुमने लंबी चौड़ी फेंकते हुए कहा, मेरा तो बस यही शौक है, रिमोट कंट्रोल खोलना या अलार्म घड़ी वगैरह। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या मैं पावर आर्मर को मॉडिफाई कर सकता हूँ। खुद की काबिलियत को आजमाना चाहता हूँ। लीडर चेन बोले, मेरे साथ लैब में आओ। तुम जैसा चाह रहे हो वैसा तो मैं तुम्हें अभी के अभी बना कर दे सकता हूँ। लीडर चेन ने मायूसी से सिर हिलाया। मुझे लगा था कि आज कोई बड़ा सौदा हाथ लगेगा, पर घुमा फिरा कर बात सिर्फ एक ढांचे पर आ गई। ये तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन तुम चेन अंजी के पीछे नहीं गए। चेन अंजी ने मुड़कर देखा। क्या हुआ? तुम्हें थोड़ी झिझक महसूस हुई। तुमने सोचा कि सच बता दो कि अभी तुम्हारे पास इस आर्मर के पैसे चुकाने की हैसियत नहीं है, लेकिन जैसे ही बात जुबान पर आई तुम चुप हो गए। बाल बचे, वरना सारा खेल बिगड़ जाता। तुमने मन ही मन सोचा, अगर मैंने सच में कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो चेन अंजी मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे और अगली बार पैसे होने पर भी वो मुझे घास नहीं डालेंगे। कीमत बढ़ाने के बजाय बेहतर होगा कि पहले चेन आंजी से इसे बनवा लिया जाए। ऐसा करने से इसे मुझे बेचने के अलावा चेन आंजी के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। दिमाग में एक तरकीब आ गई। तुमने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए बोले,
कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। इसके ऊपर खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारे शरीर का डेटा स्कैन करना है। लंबाई और शरीर का आकार बहुत जरूरी है, वरना जो बनेगा उसे पहनने में शायद आराम न मिले। नई बनी लैब में आकर टीम लीडर चेन ने एक कंप्यूटर पर कुछ काम किया, फिर पास के प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा किया। तुम थोड़ा हिचकिचाए और फिर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। तभी तुमने देखा कि ऊपर से 8 इंफ्रारेड कैमरे नीचे आ रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे शरीर को ऊपर से नीचे तक एक बार स्कैन किया। हो गया। टीम लीडर चेन ने कंप्यूटर पर कुछ मिनट और काम किया और तभी पास रखा 3D प्रिंटर तेजी से काम करने लगा। वो अपने आप मटेरियल चुनने लगा। फिर तुम्हारी हैरानी भरी नजरों के सामने एक एक करके पुर्जे तेजी से प्रिंट होने लगे। जरूरी पुर्जों के अलावा कई पुर्जे तो प्लास्टिक के भी थे। कुछ पुर्जे ऐसे भी थे जिन्हें 3D प्रिंटर नहीं बना सकता था। उनके लिए रूप बदलने वाले सुपर ह्यूमन की जरूरत थी, जो लोहे के टुकड़ों को गोल करके उन्हें खींचकर सही पुर्जे का आकार दे सके। तकनीक और इस जादुई शक्ति के मेल से चीजें बनाने का यह तरीका देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसा लग रहा था मानो टीम लीडर चेन कुछ बताना चाहते हो। उन्होंने पुर्जे उठाकर बार बार डेटा चेक किया और तुम्हें भी दिखाया, मानो वो जताना चाहते हो। तुम्हें हल्का और नाजुक आर्मर चाहिए था ना, तो मैं तुम्हारे लिए सच में एक नाजुक सा आर्मर ही बनाऊंगा। पर तुम्हें इससे कोई एतराज नहीं था। वैसे भी तुम इसे अपग्रेड कर ही सकते थे। तुम्हारी हैरानी भरी नजरों के सामने 10 से ज्यादा रोबोटिक हाथ तेजी से हिलने लगे और अपने आप चीजों को जोड़ने लगे। क्या इस दुनिया की तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है? कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में तो ये मेरी पुरानी दुनिया से बहुत आगे है। क्या मैं इसे खुद जोड़ सकता हूँ? तुमने जल्दी से पूछा। भले ही ये सबसे साधारण वर्जन था, फिर भी ये एक हाई टेक और बारीकी से बनी चीज थी। तुम्हें खुद पर इतना भरोसा नहीं था कि तुम इसे खोलकर दोबारा जोड़ सको। कंप्यूटर चला रहे टीम लीडर चेन की उंगलियां अचानक रुक गईं। तुम इसे खुद जोड़ना चाहते हो? इस तरह के आर्मर में भले ही हमने कई हिस्से हटा दिए हैं, फिर भी इसमें हजारों पुर्जे होते हैं। रोबोटिक हाथ इसे कुछ ही मिनटों में जोड़ सकते हैं, लेकिन इंसान को इसे जोड़ने में कई घंटे लग जाएंगे। क्या तुम सच में इसे खुद जोड़ना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं इसे अपने हाथों से जोड़ना चाहता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसे जोड़ने का सही तरीका बता दें। तुमने कहा, अगर तुम्हें पावर आर्मर के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसे जोड़ने का वीडियो देखकर भी शायद तुम इसे सही से न जोड़ पाओ। अगर एक पेंच भी छूट गया तो हो सकता है ये हिले तक नहीं। टीम लीडर चेन ने कहा, तो क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? हाँ, वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा वक्त बहुत कीमती है। टीम लीडर चेन थोड़ा रुके, कुछ देर सोचा और बोले, मैं तुम्हें सिर्फ इसे जोड़ने का एक वीडियो दे सकता हूँ। अगर कुछ समझ न आए तो मुझसे पूछ लेना। तुमने हाँ में सिर हिलाया। कोई बात नहीं। चेन आंजी ने कंधे उचकाए। वो खुद तो आराम से बैठ गए, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाने लगे। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम सिर्फ देखकर ये तकनीक सीख गए ना, तो मैं ये कंप्यूटर चबा जाऊंगा। मान लो तुमने इसे जोड़ना सीख भी लिया, लेकिन इसके काम करने का तरीका जाने बिना तुम ये पुर्जे तो कभी नहीं बना पाओगे। कोई फायदा नहीं। ग्रुप लीडर चेन ने बिना कुछ कहे निराशा से सिर हिलाया। फिर उन्होंने रोबोटिक आर्म से अभी असेंबल किए गए मॉड्यूल को हटवा दिया और तुरंत ही मशीन को कंट्रोल करके नए प्रिंट किए गए हिस्सों को असेंबली टेबल पर रख दिया। इधर आओ, शुरू करो। चेन आन जी ने बात खत्म की और असेंबली टेबल छोड़कर लैब के दूसरी तरफ चले गए। अपने काम में लग गए। तुमने उत्साह से अपने हाथ मले, कंप्यूटर पर असेंबली वीडियो खोला और एकदम प्रो की तरह उसे देखकर असेंबल करना सीखने लगे। ऑटोमेटिक रोबोटिक आर्म के बिना अपने हाथों से असेंबल करना सच में बहुत धीमा काम था, लेकिन तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं थी। आखिर ये सब एक्सपीरियंस पॉइंट्स जो थे, एक्सपीरियंस पॉइंट +1। हर बार जब तुम किसी मॉड्यूल को पार्ट में असेंबल करते, तुम्हें एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाता। थोड़ा थोड़ा करके ही तो पहाड़ बनता है। समय बीतता गया और इसमें पूरे 3 घंटे का वक्त लग गया। एक कैमोफ्लाज रंग का आयरन मैन जैसा दिखने वाला पावर आर्मर बनकर तैयार हो गया था। इस पावर आर्मर से शायद बहुत सारे मॉड्यूल्स हटा दिए गए थे, इसलिए इसकी ऊंचाई सिर्फ 2 मीटर ही थी। और जैसे ही आखिरी पुर्जा अपनी जगह पर लगा, एक सफेद रोशनी चमकी जिसे सिर्फ तुम ही देख सकते थे। तुम्हारे सामने खड़े उस पावर आर्मर का अपना डेटा भी दिखाई देने लगा। नकली पावर आर्मर वर्जन 1, 1000 में से 1000, बिना किसी काम का बैटल आर्मर। न तो ये लड़ सकता है और न ही कोई बचाव कर सकता है। इसमें कोई अटैक पावर नहीं है। शायद किसी पार्टी या त्योहार के मौके पर इसे पहनकर बाहर जाया जा सकता है, बस माहौल बनाने के लिए। तुम्हारे होंठ हल्के से फड़के। इसके नाम के आगे लगा वो नकली शब्द ही सब कुछ बयां कर रहा था। ये साफ बता रहा था कि ये चीज और कुछ नहीं, बस एक प्लास्टिक का खिलौना है। लेकिन तुम फिर भी बहुत एक्साइटेड थे।
अभी अभी अपने हाथों से इसे असेंबल करने के बाद तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स इतने हो गए थे कि इसे अपग्रेड किया जा सके। अपग्रेड डेटा मौजूद था तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जाहिर है तुम इसे अभी तुरंत अपग्रेड नहीं करने वाले थे। लैब में अभी भी ग्रुप लीडर चेन मौजूद थे। अगर उन्होंने कुछ नोटिस कर लिया तो बिना बात की मुसीबत गले पड़ जाएगी। ये जो भी चीज है, ग्रुप लीडर चेन को तो इसे पावर आर्मर कहने में भी शर्म आ रही थी, इसलिए उन्होंने सीधे इसे ये चीज कहकर ही बुलाया। तुम्हें जो भी फीचर्स चाहिए थे वो सब इसमें है, लेकिन एकदम घटिया और कमजोर वर्जन में। इसका वजन बस 10 किलो के आस पास है। ये एकदम पापड़ की तरह नाजुक है। गोलियां रोकना तो दूर की बात है, कोई आम इंसान भी चाकू या तलवार से इसे आसानी से काट सकता है। इसमें सबसे महंगी चीज इसके सीने पर लगा ये एनर्जी कन्वर्टर है। तुम इसे पहनकर किसी से लड़ने भिड़ने मत चले जाना, वरना अगर मारे गए तो मुझे दोष मत देना। आप फिक्र मत कीजिए, तुमने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। फिर ग्रुप लीडर चेन ने एक क्रिस्टल सोर्स कोर उठाया, आर्मर के सीने पर बने एनर्जी स्लॉट को हाथ से खोला और उसमें उस क्रिस्टल सोर्स कोर को लगा दिया, और अगले ही पल उस पावर आर्मर की आंखें चमक उठीं। ठीक है, अब तुम इसके अंदर जा सकते हो। उन्होंने आर्मर के सीने पर लगे एनर्जी स्लॉट के बाहर एक बार फिर से बटन दबाया और आर्मर का आगे का पूरा हिस्सा पीछे की तरफ खुल गया। हेलमेट, सीना, पेट, हाथ और पैर सब अपनी जगह से आधे पीछे हट गए थे ताकि कोई भी इंसान सीधे उसके अंदर जा सके। तुम उसके अंदर जाकर खड़े हो गए। जैसे ही तुम्हारे हाथ, पैर और सिर अपनी सही जगह पर सेट हुए, आर्मर अपने आप बंद हो गया और ठीक उसके बाद उसे महसूस हुआ, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दिमाग से इस आर्मर को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसमें शायद कोई कमजोर एआई भी लगा है। नहीं, इसका एआई से कोई लेना देना नहीं है। ये तो न्यूरल लिंक जैसी कोई तकनीक लग रही है जिससे वो सिर्फ सोचकर ही आर्मर के सारे फंक्शन चला सकता है। वो थोड़ा हैरान था, न्यूरल लिंक वाली तकनीक भी है यहाँ। इस दुनिया की टेक्नोलॉजी सच में काफी तगड़ी है, क्योंकि इसके सारे फंक्शन बहुत ही चालू किस्म के हैं, इसलिए इसका वेंटिलेशन सिस्टम भी एकदम घटिया है। बेहतर होगा कि तुम अपना मास्क खोल लो, वरना सांस लेने में दिक्कत होगी। टीम लीडर चेन ने कहा। ठीक है। जैसे ही तुमने सोचा, मास्क अपने आप दोनों तरफ खिसक गया और तुम्हारा चेहरा बाहर आ गया। बस इसके खुलने की स्पीड थोड़ी स्लो है, पावर बहुत कम है। उसने थोड़ा चलकर देखा, ऐसा लगा जैसे शरीर पर कोई भारी खोल चढ़ा लिया हो। हालांकि आर्मर का वजन काफी कम था, चलने की स्पीड भी ठीक ठाक थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे इसमें कोई एक्स्ट्रा पावर ही नहीं है। इसके तुरंत बाद उसने हाथ और पैरों के इंजन वाले फंक्शन को चेक किया। हथेलियों और तलवों से रोशनी तो निकल रही थी, लेकिन धक्का महसूस ही नहीं हो रहा था। इसके अलावा दोनों कंधों पर एक छुपा हुआ गन पोर्ट भी था। दोनों में पिस्तौल की 10 गोलियां आ सकती थीं, लेकिन उनके डैमेज की बात करें तो कोशिश मत करो, इसमें पावर ना के बराबर है। तुम्हें जो फंक्शन चाहिए वो सब इसमें है, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो, ये सिर्फ दिखावे का है। तुम्हें इसे अपने ही दम पर हिलाना डुलाना पड़ेगा, पर इसके जॉइंट्स काफी फ्लेक्सिबल हैं। मतलब अगर तुम्हारे अंदर अच्छी खासी ताकत है तो तुम तय भी भाग सकते हो, लेकिन इससे इसके पुर्जे जल्दी घिस जाएंगे। टीम लीडर चेन ने मायूसी से सिर हिलाया। इसका क्रिस्टल कोर सिर्फ 3 मिनट तक ही चलता है, खत्म होने पर तुम्हें इसे खुद बदलना होगा। इसका एनर्जी कन्वर्टर भी एकदम चालू किस्म का है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी बर्बाद होती है। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिर्फ 3 मिनट। अरे यार, ये तो बहुत कम टाइम है, किसी को बताने में भी शर्म आएगी। लोग तो कुछ और ही समझ लेंगे। लेकिन तुम्हें जल्द ही एक सरप्राइज मिला। अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने ये आर्मर पहना था, और जैसे ही 1 मिनट पूरा हुआ, तुम्हारी आंखों के सामने कुछ शब्द चमके। फेक आर्मर एक्सपीरियंस +1। क्या इसका मतलब ये है कि हर 1 मिनट में एक एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ेगा? क्या सिर्फ इसे पहनने से ही एक्सपीरियंस मिल रहा है? वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। अगर ऐसा है तो इस पावर आर्मर का एक्सपीरियंस बढ़ाना तो पिस्तौल चलाने से भी ज्यादा आसान है। तुम्हें अब तक एक बात तो समझ आ गई थी, कोई भी चीज हो, उसे बस एक ही बार असेंबल करके एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। अगर और एक्सपीरियंस चाहिए तो तुम्हें उस चीज का इस्तेमाल करना होगा, जैसे बंदूक से गोली चलाना। लेकिन गोली चलाने के लिए सिर्फ गोलियां ही नहीं चाहिए, बल्कि निशाना किसी इंसान या जानवर पर लगना भी जरूरी है। यही वजह थी कि पिछली बार अपने साथियों को कवर देते समय तुमने अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दी थी। जब निशाना लगता है तभी एक्सपीरियंस बता है, लेकिन इस आर्मर से एक्सपीरियंस हासिल करना उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था। बस इसे पहने रहो और तुम्हें लगातार एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। ये तो कमाल है। तभी चेन अंजी ने कहा, चलो अब बहुत हो गया। तुम्हारी मांग के हिसाब से कॉम्बैट आर्मर तैयार है। 1000 क्रिस्टल कोर हुए, चलो पेमेंट करो। तुम कॉम्बैट आर्मर से बाहर निकले और अजीब सी ही करके हंसे।
मेरे पास अभी इतने सारे क्रिस्टल कोर नहीं हैं। क्या बकवास है, पैसे देने की औकात नहीं है। चेन आन जी के होठ गुस्से से फड़क उठे। वो साफ देख सकता था कि तुम शायद निचले इलाके के रहने वाले हो। अगर तुम्हारे शरीर से बदबू नहीं आ रही होती तो वो तुम्हें अंदर घुसने भी नहीं देता। लेकिन साले, जब जेब में ढेला नहीं था तो मेरे साथ इतनी बकवास क्यों की? हे भगवान, अब जब ये खिलौना बनकर तैयार हो गया है तो तुम कह रहे हो कि पैसे नहीं हैं। अब मैं इसे किसे बेचूंगा? हाँ, क्या अभी के लिए उधार चल सकता है? तुमने हिचकिचाते हुए पूछा। मैं 36वें शेल्टर का बहुत पुराना निवासी हूँ। चेन आन जी ने तुम्हें तिरछी नजरों से घूरा। गुस्से से उसका चेहरा लाल पीला हो रहा था। चेन आन जी की गालियों और बड़बड़ाहट के बीच तुम रिसर्च लैब से बाहर निकल आए। चेन आन जी भले ही भड़का हुआ था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें 10 दिन की मोहलत दे दी। अगर 10 दिन बाद तुमने 1000 क्रिस्टल कोर नहीं दिए तो वो सीधा इस खिलौने को कबाड़ में डाल देगा। लेकिन तुम्हें अंदर से पक्का यकीन था कि चेन आन जी इसे कभी नष्ट नहीं करेगा। आखिरकार इसमें पैसा लगा है। तुम्हें बेचने के अलावा कोई और तो इसे मुड़कर देखेगा भी नहीं, और इसे कबाड़ के भाव बेचने में उसका दिल दुखेगा। चेन आन जी के पास कोई और चारा नहीं था। अब तुम वापस हथियारों की दुकान पर आए। दुकान के मालिक ने 300 गोलियां पहले से तैयार रखी थी। तुमने उसे बार बार धन्यवाद दिया और सामान उठा लिया। इस एक दिन के अंदर ही तुम गले तक कर्ज में डूब चुके थे, लेकिन तुम्हें रत्ती भर भी टेंशन नहीं थी। तुम्हारा सिस्टम चीट ही तुम्हारी जान बचाने का सबसे बड़ा सहारा था। आखिर में तुमने बचे हुए सूखे मीट के टुकड़ों का इस्तेमाल करके स्नाइपर राइफल की कुछ और गोलियां भी खरीदी। जब आसमान में अंधेरा घिरने लगा, तुम अपने किराए के कमरे में लौट आए। इस अजीब सी दुनिया में रातों को कोई मनोरंजन नहीं होता था। बस जुए के अड्डे, शराब खाने और वेश्यालय ही बचे थे। तुम्हें इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए तुम बस ढलते सूरज को एकटक घूरते रहे। इस वक्त बंजर जमीन पर कई लोग अब भी जान बचाकर शेल्टर की तरफ भाग रहे थे। कुछ की पीठ पर खदानों से निकाला गया कोयला लदा था तो कुछ के पास कच्ची धातुएं थीं, और कुछ बंजर घने जंगलों से तोड़े गए जंगली फल लेकर लौट रहे थे। ठीक उसी पल तुम्हारी नजर जहां तक जा सकती थी, एकदम दूर क्षितिज के किनारे पर अचानक खौफनाक काले धुएं की कई धारें किसी भयंकर बवंडर की तरह आसमान की ओर उठने लगी और धुएं के साथ विशाल खंभे बन गए। ऐसा लग रहा था मानो वो आसमान को ही फाड़ देंगे। इन मोटे और गहरे काले धुएं के खंभों के अंदर काले धुएं से बनी अनगिनत खौफनाक शक्लें चीखती हुई दिखाई दे रही थीं। तुमने आंखें फाड़कर देखा और तुम्हारे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। वो तुम्हारे मुंह से चीख निकल गई, शैतानी जीव। क्षितिज के किनारे पर अचानक खौफनाक काले धुएं की कई धारें बवंडर की तरह आसमान की ओर उठीं और धुएं के साथ विशाल खंभे बन गए, मानो वो आसमान को फाड़ देंगे। इन मोटे और गहरे काले धुएं के खंभों के अंदर काले धुएं से बनी अनगिनत खौफनाक शक्लें चीख रही थीं। शेन बेई ने आंखें गड़ाकर देखा और उसके दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। शेन बेई के मुंह से खौफनाक चीख निकल गई, शैतानी जीव। ठीक उसी वक्त पूरे शेल्टर में अचानक खतरे का सायरन जोर जोर से बजने लगा। सारे लोग घबराकर अपनी गर्दनें घुमाकर पश्चिम की तरफ देखने लगे। चारों तरफ से शोर और चीख पुकार मचने लगी। जो बाहर हैं, जल्दी भागो, शैतानी जीव आ गए हैं। अरे बाप रे, ये तो जहरीले धुएं वाला हेवनली वुल्फ शैतानी जीव है। ये शैतानी जीव अभी भी जिंदा है। पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से जब ये पिछली बार दिखा था तो इसने 10 लाख की आबादी वाले पूरे शहर को राख कर दिया था। एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था, सब मारे गए। अरे कमीनों, तुम लोग जो अभी तक सेफ फोन में नहीं पहुँचे हो, क्या सोच रहे हो? अपना सामान फेंको और जान बचाकर भागो। पागल हो गए हो क्या सालो, जो अभी भी पीठ पर सामान लाद कर भाग रहे हो? इस वक्त जो लोग अभी भी टाइटन शेल्टर से 500 मीटर की दूरी पर थे, चेतावनी का सायरन सुनते ही वे सब मुड़कर पीछे देखने लगे। उस भयानक राक्षस को देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वे पागलों की तरह चीखते चिल्लाते शेल्टर की तरफ भागने लगे। दिन भर की कड़ी मेहनत से जमा किए गए पत्थर और फल सब वहीं जमीन पर फेंक दिए। उस शैतानी साये के अचानक आ जाने से पूरे बंजर इलाके में अफरा तफरी मच गई। शेल्टर के अंदर बैठे लोग बाहर फंसे हुए लोगों को जल्दी भागने के लिए चिल्लाकर हिम्मत दे रहे थे। तभी धुएं के उन 7 खंभों के बीच से अचानक एक भयानक काला धुआं उड़ता हुआ बाहर निकला। वह धुआं एक फुटबॉल के मैदान जितने बड़े और खौफनाक चेहरे में बदल गया। वह हवा में उड़ते हुए आया और अपने भयानक दांतों वाला खूनी जब्बा खोल दिया। तेज हवाओं के बीच से किसी शैतान के दहाड़ने की भयानक आवाजें आ रही थीं। आसमान में हवा का तूफान इतना तेज था कि इंसान भी तिनके की तरह उन जाए। तो फिर धुएं की क्या ही बिसात।
लेकिन हैरानी की बात थी कि यह काला धुआं बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा था। वो सच में किसी खूंखार शैतान जैसा लग रहा था, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो धुआं जहाँ से भी गुजरता, वहाँ दिन के उजाले में भी घुप अंधेरा छा जाता। जो लोग भागने में धीमे रह गए, उन्होंने जैसे ही उस जहरीले धुएं में सांस ली, उनके नाक कान से खून बहने लगा और उनका शरीर ऐसे गिर पड़ा जैसे उनकी सारी हड्डियां निकाल ली गई हों। वे वहीं जमीन पर मांस के लोथे में बदल गए। पलक झपकते ही वो मांस उबलते हुए पानी के बुलबुलों की तरह खौलने लगा और फिर जोरदार धमाके के साथ वे खून के फव्वारे की तरह फट पड़े। तभी खौफ से कांपते हुए एक आदमी ने भागते भागते अपनी राइफल निकाली और मुड़कर उस धुएं पर गोलियां दागने लगा। गोलियां काले धुएं में घुसते ही चिंगारियों में बदल गईं, लेकिन उस भयानक शैतान की रफ्तार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, बचाओ मुझे, कोई तो मेरा हाथ पकड़ो। वह काला धुआं एक एक करके इंसानों को निगलता जा रहा था और अंधेरे में खून के चीथे आतिशबाजी की तरह हो रहे थे। यह नजारा जितना खौफनाक था, उतना ही अजीब भी। और अपनी जान बचाकर भागते इन लोगों के बीच एक सुपर पावर वाला बंदा भी था, जो बड़ी फुर्ती से उनके बीच से निकल रहा था। उसके शरीर के चारों तरफ 3 मीटर तक हवा का एक बवंडर सा घूम रहा था। पर्पल रंग की बिजलियां चटकते हुए उसके चारों ओर दौड़ रही थी। उसने अपना अंगूठा उठाया और आसमान को चीरती हुई बिजली की एक भयानक लपट निकली। ऐसा लगा जैसे उस तेज करंट ने हवा और आसमान दोनों को फाड़ कर रख दिया हो और वो सीधा उस दानव की तरफ जा गिरी। आसमान में कड़ाके की बिजली चमक उठी। शेन वेई ने अपना सिर हिलाया। उसे पता था कि भले ही इस सुपर पावर वाले बंदे का हमला बहुत जोरदार था, लेकिन वो काला धुआं कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक खतरनाक शैतान था। बिजली के उस बर्दाश्त वार ने धुएं को चीर तो दिया, लेकिन उस राक्षस का बाल भी बांका नहीं हुआ। इन सुपर पावर वाले लोगों का शरीर आम इंसानों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए वो बहुत तेजी से भाग पा रहा था। भागते भागते उसने पीछे छूट गए कुछ लोगों को भी खींच लिया और हवा की रफ्तार से दौड़ने लगा। आखिरकार जैसे ही सब लोग टाइटन शेल्टर के अंदर पहुंचे, वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें फूल रही थी और कुछ लोग तो लगातार खून की उल्टियां कर रहे थे। वहीं वो काला धुआं जैसे ही टाइटन शेल्टर के 500 मीटर के दायरे में आया, वो ऐसे रुक गया जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। इस बार कितने लोग मारे गए, मैंने एक अंदाजा लगाया है, करीब 30 से भी ज्यादा लोग। बाहर में जाए ये जालिम दुनिया, क्या कर सकते हैं। टाइटन शेल्टर के रुकते ही हमें अपना राशन पानी जमा करने का यही एक मौका मिलता है। अगर हम बाहर जाकर सामान नहीं लाएंगे तो यहाँ सब भूखे प्यासे मर जाएंगे। मुसीबत तो ये है कि इस बार शेल्टर गलत जगह पर रुका है। यहाँ से खदान बहुत दूर है। कुछ ही देर बाद वो काले धुएं वाला राक्षस हवा में तैरते हुए 36 नंबर शेल्टर के ऊपर से गुजर गया और पूरब की तरफ जाकर गायब हो गया। ये शैतान जितनी तेजी से आया था, उतनी ही तेजी से चला भी गया। अपने पीछे इस बंजर नीम पर छोड़ा गया तो बस खून से सने हुए गहरे गड्ढे। यहाँ रहने वाले लोग अब इस मौत के खेल के आदी हो चुके थे। कुछ ही पलों में सब कुछ नॉर्मल हो गया। जो ताश खेल रहे थे वो ताश खेलने लगे और जो पी रहे थे वो फिर से पीने लगे। शेन वेई अपने छोटे से कमरे में बैठा था। इंसान की जान को इतनी आसानी से जाते देख वो दहल गया था। वो कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। मुझे और ताकतवर बनना होगा। अगर मैं उस राक्षस को मार नहीं सकता तो कम से कम मुझे उससे तेज भागना तो आना ही चाहिए। अभी जो हुआ था उस घटना ने शेन वेई को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। सच कहूँ तो अगर वो खुद उस बंजर इलाके में उस शैतान के सामने होता तो वो कभी अपनी जान बचाकर नहीं भाग पाता। इसलिए अब अपने कवच को अपग्रेड करना सबसे जरूरी था। कल मुझे हर हाल में शिकार के लिए बाहर जाना ही होगा। मुझे जल्द से जल्द एक आधार क्रिस्टल कोर जमा करने होंगे ताकि मैं उस नए कवच को हासिल कर सकूं। शेन वेई को यकीन था कि एक बार वो कवच पहनने के बाद बहुत जल्द वो उसे अपग्रेड करके आयरन मैन वाले बटन सूट में बदल देगा। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और एक खौफनाक रात की शुरुआत हो चुकी थी। सितारे चमक रहे थे। इस दुनिया का आसमान कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था, जैसे अनगिनत हीरे जड़े हों। शेन वेई ने अपनी पलकें झपकाईं और उसे नींद आने लगी। सोने से पहले शेन वेई ने दरवाजे पर एक धातु का तार बांध दिया ताकि कोई आए तो उसे पता चल जाए। फिर उसने अपना सिर टेढ़ा किया और गहरी नींद में सो गया। इस दुनिया में ये उसकी पहली नींद थी। शेन वेई ने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। सपने में वो एक बहुत बड़ा स्पेसशिप बन गया था। वो लगातार ढेर सारा डेटा प्रोसेस कर रहा था और स्पेसशिप की मरम्मत कर रहा था।
लेकिन वो अपने खराब होते पुर्जों को किसी भी तरह से ठीक नहीं कर पा रहा था। उसके सुपर ब्रेन के डेटा में हर तरफ बस लाल रंग का अलर्ट दिख रहा था। आधी नींद में ही शेन वेई के दिमाग के किसी गहरे हिस्से से अचानक एक सिग्नल निकला। किसी तेज चलने वाले कंप्यूटर की तरह पल भर में ही दर्जनों डेटा उसके शरीर के हर हिस्से में पहुंच गए और फिर उसका शरीर अचानक से अजीब तरीके से 30 सेंटीमीटर खिसक गया। वो झटके से उठ बैठा और उसके बाएं हाथ ने एक रिवॉल्वर पकड़ ली। बिजली की तेजी से उसका हाथ आगे बढ़ा और बंदूक एक बिन बुलाए मेहमान की ठुड्डी पर जा लगी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि जब बंदूक का निशाना बिल्कुल सही जगह पर लग गया तभी शेन बेई ने अपनी आंखें खोलीं। उस अंधेरे में उसकी आंखों की पुतलियां अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। शेन बेई खुद हैरान रह गया। वो कब बंदूक उठाकर बैठ गया उसे पता ही नहीं चला। क्या ये मेरे शरीर का कोई अनकंट्रोल्ड रिफ्लेक्स था? कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई घुस आया है। कौन हो तुम? शेन बेई ने भारी और धीमी आवाज में पूछा। जानबूझकर धीमी की गई उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव और कशिश थी, लेकिन वो खूंखार दिखने वाली रिवॉल्वर उसकी इस शांत आवाज से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। शेन बेई अपनी नींद से पूरी तरह जाग चुका था। नंबर 023A001। शेन बेई अपनी नींद से जाग चुका था। नंबर 023A001। नंबर 023A0। बिल्कुल किसी रिफ्लेक्स एक्शन की तरह, बिल्कुल किसी रिफ्लेक्स एक्शन की तरह। यहाँ तक कि उसके दिमाग को शरीर से कोई सिग्नल मिलने से पहले ही उसकी बंदूक उठ चुकी थी। शेन बेई के हाथ में जो विशाल रिवॉल्वर थी, उसका भारी भरकम आकार, उसकी लंबी बैरल और डरा देने वाला वो काला मुहाना, उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि किसी भी दूरी से ये बंदूक एक खतरनाक बख्तरबंद भालू के सिर की भी धज्जियां उड़ा सकती है। ये कोई ऐसा हथियार नहीं था जिसे कोई आम इंसान चला सके। इसका झटका इतना जबरदस्त था जैसे किसी पुराने जमाने की तोप से गोला दागा गया हो। इसे एक हाथ से चलाने पर अगर पहली गोली चलने के बाद किस्मत से कलाई की हड्डी टूटने या चटकने से बच भी जाए तो भी उसके बाद लगने वाला झटका हाथ को इतना हिला देगा कि दूसरी बार निशाना लगाने में बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत लगेगी। लेकिन इस वक्त ये खूंखार रिवॉल्वर उस घुसपैठिए की ठुड्डी पर टिकी हुई थी, इसलिए अब निशाना लगाने की कोई दिक्कत ही नहीं थी। भले ही गोली चलने के बाद शेन बेई की कलाई ही क्यों न टूट जाए, वो भी तब टूटेगी जब उस घुसपैठिए के सिर के चिथड़े उड़ चुके होंगे। बंदूक के साए में वो सिर बहुत ही कमजोर और नाजुक लग रहा था। चाहे ये खतरनाक रिवॉल्वर हो या फिर सबसे कम ताकत वाली कोई मामूली बंदूक, कोई भी उसकी खोपड़ी के आर पार आसानी से जा सकती थी। लेकिन फिर भी शायद ही कोई इतनी आसानी से ट्रिगर दबा पाता। खासकर इस घुसपैठिए का चेहरा देखने के बाद तो शायद ही कोई आदमी उस पर तुरंत गोली चलाने की सोचता, क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। पहली नज़र में देखने पर वो 20 साल से भी कम की लग रही थी। इस भुखमरी और तबाही के दौर में औरतों की असली उम्र अक्सर उनके दिखने वाली उम्र से बहुत कम होती थी। शायद वो सिर्फ 18 साल की हो या उससे भी छोटी। उसके छोटे बाल गहरे भूरे रंग के थे और उसकी त्वचा का रंग सांवला और चमकदार था। उसके आकर्षक होंठों पर अजीब सा पर्पल ग्रे रंग लगा हुआ था और उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें बिना पलक झपकाए शेन बेई को ही घूर रही थी। उन आंखों में डर तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी एक्साइटमेंट और उम्मीद भी छलक रही थी। उस लड़की ने एक छोटी सी लेदर जैकेट पहनी हुई थी जिसका गला बहुत गहरा था और वो इतनी छोटी थी कि उसके सुडौल शरीर और पतली कमर को साफ दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस जैकेट के नीचे उसने कुछ और पहना ही ना हो। नीचे उसने एक टाइट जीन्स पहन रखी थी जो उसकी सुडौल कूल्हों और लंबी मजबूत टांगों से ऐसे चिपकी थी मानो वो कोई कपड़े नहीं बल्कि उसकी दूसरी त्वचा हो। उस लड़की का सिर्फ रूप और फिगर ही कमाल का नहीं था, बल्कि उसमें जिंदगी की एक अलग ही चमक और बेतहाशा एनर्जी भी कूट कर भरी थी। और ये बात उसके शरीर से आ रही शराब की तेज महक से साफ पता चल रही थी। जाहिर है उसने इतनी शराब पी रखी थी कि उसका दिमाग जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गया था और वो बस रोमांच और मजे की तलाश में थी। उसे अपने सामने खड़ी मौत का जरा भी खौफ नहीं था। भले ही उसकी ठुड्डी के ठीक नीचे एक ऐसी बंदूक टिकी थी जो पलक झपकते ही उसकी जान ले सकती थी, लेकिन नशे की वजह से धुंधली हो चुकी उसकी आंखें बस शेन बेई की नशीली आंखों और बंदूक पकड़े हुए उसके हाथों को ही घूर रही थीं। बिल्कुल साफ, शेन बेई के एकदम साफ धुले हुए हाथ, सुडौल बनावट और कोमल त्वचा के सामने लड़की के वो हाथ भी फीके पड़ गए जिन पर उसे बहुत नाज़ था। शेन बेई की आंखों में कत्ल का इरादा चमक उठा। उसकी नज़र जमीन पर गिरे उस धातु के तार पर पड़ चुकी थी। ट्रिगर पर रखी उसकी लंबी उंगली हल्की सी कसी, बस जरा सा और दबाव और बंदूक से मौत की गोली निकल जाएगी।
लड़की को आखिरकार इस जानलेवा खतरे का एहसास हुआ। उसकी आंखों का नशा तुरंत उतर गया और रग रग में खौफ दौड़ने लगा। शेन बेई बंदूक को उसकी तरफ ताने हुए ही अपनी जगह से खड़ा हो गया। अगर उसकी उंगली जरा भी कांपी तो लड़की का खूबसूरत चेहरा खून के लोथड़े में बदल जाएगा। बंदूक की नली उसकी ठुड्डी पर गड़ी थी, जिसकी वजह से उसे अपने पंजों के बल खड़ा होना पड़ रहा था। वो ऐसी मुश्किल मुद्रा में थी जो सिर्फ एक बैले डांसर ही कर सकती है। जरा सी भी हरकत हुई तो बंदूक से गोली चल सकती थी। लेकिन इसी जानलेवा पल में शेन बेई ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शेन बेई ने बड़ी बेरहमी से उसकी तलाशी ली, यह पक्का करने के लिए कि उससे कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन लड़की हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बस खौफ और घबराहट उसके पूरे शरीर में फैलती जा रही थी। उसके गालों और गर्दन से पसीने की बूंदें टपकने लगी। लड़की ने तकलीफ से अपनी भौहें सिकोड़ ली। शेन बेई की तलाशी का काम आखिरकार पूरा हुआ। वो एक कदम पीछे हटा और अपनी बंदूक नीचे कर ली। यह पक्का होने के बाद कि उसके पास कोई हथियार नहीं है और उसका नशा कोई नाटक नहीं था, शेन बेई ने अपनी भारी और ठंडी आवाज में पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? लड़की की आंखों में एक अजीब सी आग भड़क उठी। उसने जवाब दिया, मेरा नाम बाई युओ है। जब तुम नहाकर बाहर आए तो मुझे तुम बहुत हॉट लगे। मैं पहले भी यहाँ कई बार आ चुकी हूँ, पता नहीं पहले मेरी नज़र तुम पर क्यों नहीं पड़ी। हे और हाँ, मैं ताला तोड़ने में माहिर हूँ। शेन बेई के लिए ऐसे हालात कोई नई बात नहीं थे। इस हिंसा से भरी दुनिया में शारीरिक और ताकत की कमजोरी के कारण औरतों की हैसियत बहुत गिर चुकी थी। बहुत सी लड़कियों को 2 वक्त की रोटी और पानी जैसी बुनियादी चीजों के लिए भी अपना जिस्म बेचना पड़ता था। बाई युओ जितनी जवान और खूबसूरत थी, उसके लिए इस तरह से जिंदा रहना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन अगर कोई बेहतर जिंदगी जीना चाहता है तो उसके पास कोई ना कोई पक्का हुनर होना ही चाहिए, ताकि वो अपने शेल्टर के काम आ सके। अपनी पिछली जिंदगी में एक भाड़े का सैनिक और अब एक वेस्टलैंड हंटर होने के नाते शेन बेई पैसा, ताकत, औरत और सौदेबाजी की असलियत को बहुत अच्छी तरह से समझता था। लेकिन फिलहाल जो हो रहा था वो उसके उसूलों के खिलाफ था, क्योंकि यह उसकी उन हदों को पार कर रहा था जिनसे वो कभी समझौता नहीं करता था। मेरे पास पैसे नहीं हैं। शेन बेई के पास अब एक भी क्रिस्टल कोर नहीं बचा था। सारे पैसे गोलियों और कमरे के किराए में खर्च हो चुके थे। अब उसके पास सिर्फ आधा किलो मांस का टुकड़ा बचा था और इस लड़की की कीमत जाहिर तौर पर इससे कहीं ज्यादा थी। लेकिन लड़की की आंखों की हवस भरी आग और तेज हो गई। वो अचानक एक भूखी शेरनी की तरह उस पर झपटी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने शेन बेई को सीधा बिस्तर पर धकेल दिया। वो जोर जोर से हांफती जा रही थी और पूरी ताकत से शेन बेई के कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके मुंह से हवस और गुर्राहट से भरी आवाजें निकल रही थीं। इस बार मुझे पैसे नहीं चाहिए। अभी तूने जिस तरह से मेरी तलाशी ली थी ना, चुपचाप मेरी प्यास बुझा अभी इसी वक्त। लेकिन शेन बेई की रिवॉल्वर एक बार फिर उसकी ठुड्डी पर टिक गई। उसने बंदूक से उसे पीछे धकेल दिया। कल मुझे बहुत से काम निपटाने हैं, मुझे अपनी ताकत बचानी होगी। रात का वक्त, हवस की इस गर्मी के अचानक बर्फ जैसी ठंडक में बदल जाने से लड़की लगभग पागल सी हो गई थी। लेकिन बंदूक की नोक पर उसे पीछे हटना ही पड़ा। वो लगभग बिना कपड़ों के अपने सारे कपड़े सीने से लगाए खड़ी थी और बेबसी से दरवाजे को अपने मुंह पर जोर से बंद होते हुए देख रही थी। दरवाजा लॉक हो चुका था। शेन बेई बिस्तर के किनारे बिल्कुल सीधा बैठा था और उसकी बंदूक उसके घुटनों पर रखी थी। तभी उसे दरवाजे के बाहर से दांत पीसने की आवाज सुनाई दी। वो पागलों की तरह शेन बेई को धमकी दे रही थी। शेन बेई, याद रखना, एक ना एक दिन मैं तेरा रेप करके रहूंगी। शेन बेई। अगली सुबह होने के बाद शेन बेई ने मांस का टुकड़ा निकाला और उसे एक एक करके फाड़ता गया। थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए उसने उसे खा लिया। फिर अपनी पीठ पर बैरेट स्नाइपर राइफल टांगी, कमर में रिवॉल्वर खोंसी और गोलियों को अपने साइड बैग में रख लिया। पीठ पर एक छोटा सा बैकपैक लिया और कमरे से बाहर निकल गया। मकान मालिक ने शेन बेई को एक अजीब सी नजर से देखा और अपने पीले दांत दिखाते हुए बोला, बाहर जा रहे हो? शेन बेई ने हाँ में सिर हिलाया। अरे नौजवान, निराश मत हो। अगर तुम 3 सेकंड के योद्धा हो भी तो क्या हुआ? मेन बात तो काम को जल्दी से निपटाने की है ना। मकान मालिक अजीब सी बातें किए जा रहा था। पहले तो शेन बेई को कुछ भी समझ नहीं आया। कुछ देर बाद उसे मकान मालिक की बात समझ आई। उसने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? मकान मालिक ने हंसते हुए कहा, अरे यार, कभी कभी लड़कियां खुद भी काम की तलाश में आ जाती हैं, पर मुझे लगता है कि वो लड़की अपने काम में पक्की नहीं थी। अच्छा, तो तुम्हारे इतनी जल्दी पैसे देने के बाद भी वो बिल्कुल खुश नहीं थी?
शेन बेई, जाहिर है वो खुश नहीं थी। शेन बेई ने सफाई देते हुए कहा, मैंने तो। मकान मालिक ने समझदारी से सिर हिलाया। तभी मैं सोचूं, वो भुनभुनाते हुए क्यों गई थी। शेन बेई ने बस हाथ हिलाया और वहां से निकल गया। शेन बेई सीधा पनाहगाह छोड़कर उस बंजर इलाके में नहीं गया, बल्कि वो मिशन हॉल की तरफ मुड़ गया। वहां एक ब्लैक बोर्ड टंगा हुआ था, जिस पर पनाहगाह की जरूरत का सामान या दूसरे मालिकों के छोटे मोटे काम लिखे हुए थे। आमतौर पर ज्यादातर कामों के लिए खास शक्तियों वाले लोगों की जरूरत होती थी। आखिरकार एक शक्ति वाले इंसान के लड़ने की ताकत बंदूक चलाने वाले किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा होती है। भले ही नाम के लिए ये एक पनाहगाह था, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा था। इसे एक छोटा सा शहर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इसमें टाइटन के पीछे चलने वाले पहियों वाले घर तो शामिल भी नहीं थे। पनाहगाह नंबर 36 को एक मीडियम साइज की जगह माना जाता था। यहाँ की आबादी लगभग 90,000 के आस पास थी। कुछ बड़ी पनाहगाहों में तो 2 से 3 लाख तक लोग रहते थे। इसलिए जैसे ही टाइटन रुकता, काम के अनगिनत मौके निकल आते थे। शेन बेई भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लगा। उस पर बहुत सारे काम लिखे हुए थे। ज्यादातर काम खदान में खुदाई करने या फिर पेड़ काटने जैसे ही थे। इन कामों में किसी खूंखार जानवर से नहीं लड़ना पड़ता था, इसलिए ये काफी सुरक्षित थे। इसके अलावा पनाहगाह के बड़े जनरल की तरफ से भी कुछ लंबे समय वाले काम दिए गए थे, और वो काम था टाइटन के आगे बढ़ने की दिशा का पता लगाना। लेकिन ये काम बहुत ही कम लोग करते थे। आखिरकार इसमें आपको टाइटन के आगे आगे चलना होता था, और टाइटन किस रास्ते पर जाएगा ये किसी भी इंसान के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं था। वो जहाँ मर्जी वहाँ चलता था। आप सोचेंगे कि वो सीधा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अगले ही दिन वो कहीं और मुड़ जाए। और जब तक जासूस वापस आते, तब तक तो बस तुम अपनी पनाहगाह को ढूंढते ही रह जाओगे। ढूंढते ढूंढते तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। बाई जासूस में जाने के लिए हाथ तो जाने की कुलियानी चलते हो को जाने के लिए देखा दा से बदल तक में पनाहगाह हो जाएगी। 10 के लिए देखा हो जाएगी, जनवरी देखा हो जाएगी।